हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलो बेटा हम स्टार्ट करेंगे हमारे यूनिट नंबर 2 चैप्टर मटेरियल। मटेरियल के रिस्पेक्ट में मटेरियल के चैप्टर से बेटा आपके तीन ही टॉपिक बनकर आते हैं जिसपे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, चौथा टॉपिक बनता ही नहीं है। तीन टॉपिक कौन कौन से है बेटा? एक आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू, रीऑर्डर लेवल, एंड तीसरा आपका मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री, दैट इज बेटा आपका लीफो, आपका फीफो एंड आपका वेटेड एवरेज मेथड। अब बेटा क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई चांसेस है कि जो आपका एग्जामिनेशन है उसके अंदर ईओक्यू और रीऑर्डर लेवल का एक मिक्स क्वेश्चन बनकर आए, ताकि आपके एक ही बारी में दोनों कंसेप्ट जो है वो टेस्ट कर ले एक ही मटेरियल के क्वेश्चन से। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू क्या होता है? वो लेवल ऑफ क्वांटिटी बेसिकली जो कि हम बार बार मंगवाएंगे ताकि जो हमारी कॉस्ट निकल कर आ रही है वो सबसे मिनिमम निकल कर आए। समझाऊंगी आपको, पर बेटा आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि मेरी ये एंटिसिपेशन है कि बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपको अच्छे तरीके से अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करके जानिए। ड्यू थोड़े थोड़े इस पैटर्न के ऊपर आ रहा है कि वो चीजों में वेरिएशन लेकर आ रहा है, क्वेश्चन के अंदर नई नई चीजें ऐड कर रहे हैं। तो बेटा जिस बच्चे को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसको अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने आप को एग्जाम फोकसली प्रिपेयर करना है, कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। जिसके लिए बेटा अगर वो ऑनर्स का बच्चा है तो ऑनर्स के कोर्स में, प्रोग्राम का बच्चा तो प्रोग्राम के कोर्स के अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अब बेटा जिस बच्चे को लगता है कि मैं मेरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल परफेक्ट है बट मेरे को सिर्फ एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, मुझे एक ऐसी क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए जो कि मेरे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं, तो बेटा उस बच्चे के लिए ब्रह्मास्त्र है। जो अगर ऑनर्स का तो ऑनर्स का ब्रह्मास्त्र रेफर कर सकता है, प्रोग्राम का तो प्रोग्राम का ब्रह्मास्त्र रेफर कर सकता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। अब इसका बेनिफिट इस चीज का है कि बेटा आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैम मेरा एग्जामिनेशन कैसे आने वाला है, क्या मैं उसका प्रिपेयर्ड हूँ या नहीं हूँ, या फिर आपको खुद को ही सेल्फ डाउट हो रहा है कि बेटा मेरी प्रिपरेशन किस लेवल की जा रही है, तो आप यहाँ पे आके अपने आप को चेक कर सकते हो, वैल्यूएट कर सकते हो कि बेटा अगर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इसका मतलब मेरे एग्जामिनेशन के अंदर मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया। चलो आगे चलते हैं। अब बेटा देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको समझाने वाली हूँ आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू। अब क्या होता है कि मेरी सपोज करके चलो जो एनुअल कंजम्पशन है, जो पूरे साल में जो एक फैक्ट्री है जो कंज्यूम करेगी, प्रोड्यूस करेगी, वो कितना करेगी? दैट इज 10,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल। अब सवाल मेरे मन में ये उठता है कि वो जो 10,000 यूनिट्स है वो एक बारी में मंगवा लूँ या फिर कुछ पार्ट्स में मंगवाऊँ। मतलब 10,000 जो यूनिट्स है 2-2 हजार करके मंगवाऊँ, 5-5 हजार करके मंगवाऊँ, 1-1 हजार करके मंगवाऊँ, 500-500 करके मंगवाऊँ या 200-200 करके मंगवाऊँ, कैसे कैसे लॉट में मंगवाऊँ? सीधी सी बात है, अगर मैं 2-2 हजार करके मंगवाऊंगी तो मुझे 5 लॉट मंगवाने पड़ेंगे। 5-5 हजार क्वांटिटी एक बार में मंगवाऊंगी तो 2 लॉट मंगवाने पड़ेंगे। 1-1 हजार करके मंगवाऊंगी तो 10 लॉट मंगवाने पड़ेंगे। 500-500 के 20 लॉट मंगवाने पड़ेंगे और 200-200 के मेरे को 100 लॉट्स मंगवाने पड़ेंगे। तो मेरे मन में सवाल ही उठता है कि मैं कितने मंगवाऊं। तो वहां पे ना आपका जवाब ही निकल कर आता है कि मैम जिस टाइम पे, जिस मेरी वैल्यू पे, जिस मेरी क्वांटिटी पे जो मेरी कॉस्ट है, जो मेरी कॉस्ट है सबसे मिनिमम आ रही होगी ना, मैं उतने लॉट्स मंगवाऊंगी। तो देखो कितनी क्वांटिटी मैं बार बार ऑर्डर करूंगी। मैं कहती हूँ ये मेरी रीऑर्डर क्वांटिटी है आरओक्यू, कि मैं 2,000 मंगवाऊँ एक बारी में 5 मंगवाऊँ, 1 मंगवाऊँ, 500 मंगवाऊँ, 200 मंगवाऊँ, समझ ही नहीं आ रहा। तो बेसिकली वहां से आपका कंसेप्ट उठ के आता है क्या? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, जो कि आपको बताते हैं कि भैया आपको इतनी क्वांटिटी मंगानी है ताकि जो आपकी कॉस्ट है सबसे मिनिमम निकल कर आए। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर हमारी दो मेजरली कॉस्ट हम देख के चलते हैं, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट और सेकंड इज हमारी कैरिंग कॉस्ट। एक कमाल की बात आपको बताती हूँ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लेवल के ऊपर कि इतनी क्वांटिटी मंगवाओ, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और आपकी कैरिंग कॉस्ट बिल्कुल सेम होती है, इक्वल होती है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर क्या होता है बेटा, वो सारी कॉस्ट जोड़ते हैं जो कि ऑर्डर को प्लेस करने के रिस्पेक्ट में होती है। अब मैंने एक ऑर्डर को प्लेस किया तो ऑफकोर्स वो सामान आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगेगी, उसको उतारेंगे, उसको चढ़ाएंगे, लोडिंग अनलोडिंग की कॉस्ट लगेगी, उसके आने के इंश्योरेंस की कॉस्ट लगेगी। तो वो सारे खर्चे मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। पर अब वो जो सामान मेरी फैक्ट्री के अंदर आ गया तो बेटा बेसिकली मुझे उसकी स्टोरेज करनी है, मेरा जो पैसा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक्ड हो गया उसके अंदर तो उसकी इंटरेस्ट की कॉस्ट भी है, वो सामान खराब ना हो जाए ऑब्सोलेंस की कॉस्ट है। तो बेसिकली वो सारी कॉस्ट जो होती है वो कैरिंग कॉस्ट का पार्ट बनती है। तो बेसिकली मैं ये कहती हूँ कि मैं एओक्यू लेवल मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेरी वो लेवल ऑफ क्वांटिटी है जहां पे इसकी कॉस्ट और इसकी कॉस्ट दोनों को ऐड करके जो मेरी टोटल कॉस्ट निकल कर आएगी वो सबसे कम निकल कर आए। समझ में आ गया? इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करो, ना 2 करो, ना 5 करो, ना 1,000 करो, ना 500 करो, ना 200 करो, इतनी लेवल क्वांटिटी ऑर्डर करो जिसमें मेरी जो कॉस्टिंग है सबसे कम निकल कर आ रही है। ठीक है जी। अब मैम मेरे को समझ नहीं आता कि ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालू कैसे। आगे जब मैं आपको समझाऊंगी तो आपको फॉर्मुला के थ्रू रिवाइज भी हो जाएगा, लर्न भी हो जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट बट आपकी निकलती है जितने आपके ऑर्डर्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। भाई एक ऑर्डर पे इतनी कॉस्ट लग रही है और ऑर्डर कितने कर रहे हो? सवाल उठता है ऑर्डर कितने करूंगी, जितने पूरे साल में रिक्वायरमेंट है डिवाइड कर दूंगी एक बारी में कितना मंगवा रही हूँ तो वो मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल कर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, अगर 10,000 क्वांटिटी पूरे साल में चाहिए, एक बारी में 2,000 मंगवा रही हूँ तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल बी 5। इफ माई ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 100 रुपीज तो मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 5 इंटू में 100, 500 रुपीज मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। तो ये चीज है। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अगर कैरिंग कॉस्ट डायरेक्टली गिवन है तो वो ले लो, अगर ऐसे ब्रेकअप में गिवन है तो बेटा उसका टोटल लगा देना परसेंटेज का। जो मैं यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट लूंगी वो मैं लूंगी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम और उसको मल्टीप्लाई किससे करती हूँ? आरओक्यू डिवाइड बाय 2 मतलब मेरी एवरेज इन्वेंट्री से। अब सवाल यहाँ पे होता है, मैं आपको थोड़ी कंसेप्चुअल चीज बताती हूँ कि एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड इसलिए किया जाता है। एवरेज इन्वेंट्री
इन्वेंट्री से मल्टीप्लाई से किया जाता है, इन्वेंट्री को एवरेज इसलिए किया जाता है बिकॉज बेटा हमेशा वो जो लेवल ऑफ इन्वेंट्री है, देखो मैंने यहाँ पे समझा भी रखा चार्ट से कि वो जो लेवल ऑफ इन्वेंट्री है हमेशा उस लेवल की इन्वेंट्री तो मेरे स्टोर डिपार्टमेंट में होती नहीं है भाई, स्टोर डिपार्टमेंट से वो इन्वेंट्री जो है डेली बेसिस पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जारी होती है। तो बेसिकली मैं इन्वेंट्री का कर देती हूँ एवरेज कि इतनी इन्वेंट्री में मान के चलती हूँ कि ऑन एन एवरेज मेरे स्टोर में पड़ी रहती है, ठीक है, क्योंकि डेली बेसिस पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए भी रिलीज हो रही है, तो इतनी इन्वेंट्री में मान के चलती है कि मेरे स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर है, ठीक है जी। तो बस एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ध्यान रखना बेटा यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, आपको कुछ नहीं करना, उस कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देना आपके कैरिंग कॉस्ट के परसेंटेज से, तो आपकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम निकल कर आ जाएगी। अब मैंने आपको एक चीज समझा रखी, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट जो आपकी टोटल कॉस्ट होती है ईओक्यू की लेवल के ऊपर वो आपकी मिनिमम निकल कर आती है। अब मैम मेरा फॉर्मूला क्या होता है, मेरा फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 2AO/C। अब बेटा यहाँ पे ना आप एब्रीविएशन कुछ भी ले सकते हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट को O से भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो, S से भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है आप उससे रिफ्लेक्ट कर सकते हो, पर एक चीज करना अपने एग्जामिनेशन के अंदर ना उस एब्रीविएशन का मतलब बता देना कि भैया मेरे O का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट है या फिर मेरे S का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट है। अंडर रूट में 2AO/C इसका मतलब क्या है, एनुअल जो मेरी कंजम्पशन है। ध्यान रखना अगर मंथली है क्वार्टरली है तो मुझे एनुअल लेकर चलना है, O से मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट और C से डिवाइड करूंगी तो मेरी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम निकल कर आती है, इसको कर दूंगी मैं अंडर रूट, ठीक है जी। ये बात समझ में आ गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू कैरिंग कॉस्ट किस लेवल के ऊपर, ईओक्यू के लेवल के ऊपर होते हैं। तो बेटा सिंपल सा ही मेरा कंसेप्ट है, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मुला मेरे को ऑटोमेटिकली रिवाइज होता हुआ चला जाएगा। एक चीज़ मुझे आपको कंसेप्ट और बताना है, दैट इज स्टॉक लेवल का। अब स्टॉक लेवल का मैम मेरा कंसेप्ट क्या कहता है मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली बेटा क्या होता है कि एक सप्लायर होता है, आप सप्लायर से सामान खरीदते हो, अपना रॉ मटेरियल खरीदते हो और वो रॉ मटेरियल आपके स्टोर डिपार्टमेंट में आके रखा जाता है। स्टोर डिपार्टमेंट के बाद एज एंड व्हेन जब जब उस मटेरियल की रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है तो स्टोर डिपार्टमेंट वो जो मटेरियल होता है वो फैक्ट्री में इशू कर देता है और फैक्ट्री उसकी फर्दर प्रोडक्शन करने लग जाती है। अब सवाल ये उठता है कि हम स्टॉक लेवल का कंसेप्ट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं कि बेसिकली इतना लेवल ऑफ स्टॉक मुझे मेंटेन करके चलना है। फैक्ट्री जो है कभी कभार बहुत अच्छा काम करती है, कभी कभी एवरेज कंज्यूम करती है और कभी कभी अगर फैक्ट्री में ब्रेकडाउन वगैरह हो रहे होते हैं, वर्कर स्ट्राइक पे जा रहे होते हैं, मशीन का ब्रेकडाउन वगैरह चल रहा होता है तो फैक्ट्री कम रॉ मटेरियल कंज्यूम करती है। सिमिलरली अब मैं यहाँ पे क्या होता है, अगर मुझे सामान मंगवाना है सप्लायर से तो सप्लायर से जब मैं सामान मंगवा रही हूँ किसी किसी टाइम में सप्लायर जो है बहुत टाइम लगा देता है सामान देने के लिए, किसी किसी टाइम में एवरेज टाइम लगाता है और किसी टाइम में तो आज बोला कल सामान दे देता है। तो ये सब टाइमिंग का भी डिफरेंस है और कंजम्पशन का भी डिफरेंस है। अब ये डिफरेंसेस अराइज क्यों हो रहे हैं और सबको क्यों रेगुलेट कर रहे हैं स्टॉक लेवल के थ्रू। मैं आपको दो केस सिनेरियो बताती हूँ। अगर तुम्हें बहुत सारा सामान ओवर स्टोरेज करके रख लूँ, अपने यहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारा सामान स्टॉक करके रख लूँ तो फिर उससे मेरे क्या हिंड्रेंसेस हो गए, बेटा मेरे को स्टोरेज डिपार्टमेंट की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, अगेन मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और सेकंड चीज़ क्या होगा, मेरा बहुत सारा जो वर्किंग कैपिटल जो मेरा पैसा होगा वो मेरे रॉ मटेरियल में आके ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है जी। मैम एक काम करो, आप बहुत ज़्यादा स्टोरेज मत करो, आप अंडर स्टोरेज करो, कम सामान रखो। भाई अगर मैं कम सामान रखूंगी तो अगेन मेरे लिए एक हिंड्रेंस है, एक अगेन मेरे लिए दिक्कत है। क्यों, मान लो लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने 500 यूनिट्स ही रखी, फैक्ट्री के अंदर 500 यूनिट्स ही लग गई प्रोडक्शन के लिए। अब मैंने सप्लायर को बोला भैया मेरा मटेरियल खत्म हो गया, मेरा तो डब्बा खत्म, अब मेरे को सामान ला के दो। सप्लायर कहते हैं कि भैया मेरे को तो 7 दिन लगेंगे, मेरे को तो 6 दिन लगेंगे। तो क्या 6 दिन तक फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगी? 6 दिन तक क्या वर्कर बैठा रहेगा, मशीनें ऐसी रहेंगी? तो इसीलिए हम ये कंसेप्ट लेकर आए स्टॉक लेवल का कि भैया आपको बेयर मिनिमम ऐसे अलग अलग मैटर्स के अलग अलग पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग इतना इतना लेवल का स्टॉक आपको मेंटेन करना पड़ेगा ताकि फैक्ट्री की प्रोडक्शन में कोई भी दिक्कत, कोई भी हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल वगैरह ना आए। क्योंकि ज़्यादा रखोगे तब पैसों की दिक्कत, कम रखोगे तो मशीन डिस्टर्ब हो जाए, बेसिकली आपको प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसकी दिक्कत। तो अब मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। बेटा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा ये बिल्कुल भी फोकस नहीं है कि मैं आपको कंसेप्चुअल बहुत अंडरस्टैंडिंग दूं डीप में जाके, बिकॉज ये ना एक तरीके से क्या होगा कि आपका भी टाइम वेस्ट होगा। मेरा फोकस अभी ये है कि आपको ना मिनिमम टाइम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दूं, एक कंप्रीहेंसिव ओवरव्यू ले जाओ क्वेश्चंस का, ताकि एग्जामिनेशन में कुछ भी सिमिलर ऐसा दिख जाए ना तुम्हें कि हाँ ऐसा ऐसा मैंने पढ़ा था तो आप रिलेट कर पाओ। बस आपको फोकस किस चीज़ पे करना है, मुझे फॉर्मूला सारे आने चाहिए। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीड टाइम। हम अपनी तरफ से बिल्कुल सिक्योर सेफ होना चाहते हैं कि जितना कंज्यूम हो जाएगा एक दिन फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री जो है एक दिन कितना अच्छा ऑप्टिमम लेवल में भी काम करेगी, सबसे बढ़िया काम करेगी, तो वो इतनी यूनिट्स कंज्यूम करेगी। और अगर मैं सप्लायर को बोलता हूँ कि भैया मेरे को सामान चाहिए तो डिलीवरी टाइम वो अगर हद मार के इतना भी डिले कर देगा तो इतने टाइम पीरियड में वो दे देगा, तो इतना तो मैं स्टॉक मेंटेन करके चलूंगी, ठीक है जी। अगर मेरा स्टॉक इस रीऑर्डर लेवल से नीचे जाएगा तो मैं फिर से उसको क्या करूंगी, ऑर्डर करूंगी, ताकि मेरा स्टॉक इस लेवल से नीचे ना जाए। क्योंकि मैंने यहाँ पे इमरजेंसी चीजें अपनी एक्वायर कर ली कि अगर फैक्ट्री सबसे बढ़िया काम करेगी तो इतना कंजम्पशन करेगी, जो मेरा सप्लायर है सबसे ज्यादा डिले करेगा तो इतना टाइम में वो दे देगा, ठीक है।
मैक्सिमम लेवल क्या होता है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनी मिनी, जहां पे अगर मैक्सिमम है तो माइनस करना उसको मिनी मिनी से, रीऑर्डर लेवल रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम लेवल कैसे निकलेगा, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज। अगर बेटा क्वेश्चन के अंदर एवरेज गिवन नहीं है तो बेसिकली आप क्या करके चलोगे इसके अंदर, अगर एवरेज रीऑर्डर पीरियड गिवन नहीं है तो मैक्सिमम पीरियड प्लस मिनिमम पीरियड डिवाइड बाय 2 आप कर लेना। ठीक है जी। एवरेज कंजम्पशन को मैं नॉर्मल कंजम्पशन भी कहती हूँ, और अगर आपको एवरेज कंजम्पशन या नॉर्मल कंजम्पशन गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे, मैक्सिमम जितना कंज्यूम होता है प्लस मिनिमम जितना कंज्यूम होता है डिवाइड बाय 2। सीधी सी बात होती है, दो ऑब्जर्वेशन का जब आप एवरेज करते हो तो वही आपकी एवरेज निकल कर आती है। एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2, या फिर रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 प्लस मिनिमम लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको और नहीं मिलता तो रीऑर्डर लेवल का या तो ये फॉर्मूला लगा लो, नहीं तो ये वाला भी लगा सकते, दैट इज मिनिमम स्टॉक लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू में एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब मुझे मैक्सिमम गिवन ना हो। बेटा देखो इसमें मेरे जैसे समझाने का कुछ भी नहीं है, आपको ये चीज फॉर्मूला लिखने हैं, लर्न करने हैं, क्योंकि अभी हम ये फॉर्मूला आए कैसे, इनका मतलब क्या, उस पर फोकस नहीं कर सकते। मेरा फोकस ये रहेगा कि आप मिनिमम टाइम में सबसे ज्यादा अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलो, जितने आपके प्रीवियस में क्वेश्चन आ रखे हैं उनकी एक अच्छी कवरेज करते हुए चलो। ठीक है जी, चलो अपने प्रीवियस क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। अब ये क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन आगे मैम, बेटा ये क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आ रखे हैं, तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम साथ साथ में करके चलेंगे, एंड प्रीवियस ईयर में आपके क्या क्वेश्चन आ रखे हैं आज फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट व्हिच रिक्वायर्स द कंपोनेंट ए। अब कंपनी एक स्पेशल प्रोडक्ट बना रही है जिसके अंदर कंपोनेंट क्या चाहिए, ए चाहिए। अब कंपोनेंट ए जो है वो क्या है मेरा, वो है मेरा मैम रॉ मटेरियल। अब उस कंपोनेंट ए के लिए चीजें मेरे को दे रखी है, क्या क्या, एनुअल डिमांड उसकी कितनी है 10,000 यूनिट्स की, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 250, कॉस्ट ऑफ यूनिट ए रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 500, कैरिंग कॉस्ट कितनी है 20%। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना हो जाएगा 500 का मैम 20%, विच कम्स इक्वल टू 100 रुपीज की मेरी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सब सॉर्टेड सॉर्टेड। चलो, द कंपनी हैज बीन ऑफर अ डिस्काउंट ₹5% और परचेज। मैम ये तो देखा देखा क्वेश्चन लग रहा है, हाँ ना, कराया तो था, आपके टाइप्स में से ही क्वेश्चन है। ठीक है, 5% का डिस्काउंट कंपनी देगी ऑन परचेज ऑफ ए, प्रोवाइडेड दैट द ऑर्डर साइज इज 5,000 कॉम्पोनेंट्स एट अ टाइम। भाई सप्लायर ये कहता है 5% का डिस्काउंट तभी दूंगा जब 5,000 क्वांटिटी कम से कम खरीदनी पड़ेगी। डिस्काउंट चाहिए तो ज्यादा क्वांटिटी खरीदो। इसका मतलब क्या है, ऑर्डर साइज तो भाई मेरा घट के सिर्फ 2 ही रह जाएगा। 10,000 यूनिट टोटल चाहिए मेरे को पूरे साल के अंदर। कह रहे हैं एक बार का ऑर्डर आपको 5,000 कंपोनेंट का करोगे, 5,000 यूनिट का करोगे तभी 5% का डिस्काउंट दूंगा। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है मैम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, और बताओ कि क्या मुझे डिस्काउंट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या फिर डिस्काउंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बच्चा तो मेरा 1 सेकंड में ईओक्यू निकाल के अभी तक बैठ भी चुका होगा। 2 A B/C 1 सेकंड में आपका निकल कर आ गया। ठीक है, 2 में एनुअल कितना चाहिए मुझे 10,000 का, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है मैम 250 की। ठीक है, उसके बाद डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितनी निकाल दी मैम 100 रुपीज की कैरिंग कॉस्ट मैंने निकाल दी। कितना आया ये आएगा बेटा आपका 25 ये आएगा अंडर रूट में 50,000, और अंडर रूट में 50,000 तो आपकी अप्रोक्स आएंगे 224 यूनिट्स। लिख देना शांति से कि ये अप्रोक्स के अंदर है। ठीक है, तो आपके 2 to 4 यूनिट्स आपके अप्रोक्स आ गई, जो कि क्या है आपका ईओक्यू। अब हमें दो चीजें बनानी है, बताना है कि ईओक्यू के हिसाब से क्या कॉस्टिंग आ रही है, और ईओक्यू से अगर हटके 5,000 क्वांटिटी लेंगे तब क्या कॉस्टिंग आएगी, यहाँ नहीं दूसरे पेज पे करेंगे। यहाँ पे निकाल लो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर होंगे मैम, एनुअली डिमांड कितनी है 10,000 यूनिट्स की, और एक बारी में कितना मंगवा रहे हैं 224 यूनिट्स मंगवा रहे हैं। तो बताओ ना जरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे, अभी कर लेते हैं मैम। 10,000 डिवाइड बाई 224 ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 44.64। मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमेशा पॉजिटिवली राउंड ऑफ करने हैं, तो ये कितने ऑर्डर्स हो जाएंगे 45 ऑर्डर्स हो जाएंगे मेरे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी आ गए। अब ईओक्यू पहला पार्ट तो हमारा हो गया, सेकंड पार्ट के अंदर हम बना के चलेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या दिखाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट की कैलकुलेशन दिखाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट, उसके अकॉर्डिंगली हम बता देंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट या अमाउंट, उसके अकॉर्डिंगली हम बता देंगे कि भाई डिस्काउंट लेना है या फिर नहीं लेना। एट ईओक्यू, ईओक्यू का मतलब क्या है, 2 to 4 यूनिट्स पे क्या कॉस्टिंग बैठेगी हमारी। एट ROQ रीऑर्डर क्वांटिटी, कितनी रीऑर्डर क्वांटिटी कर रहे हैं हम मैम रीऑर्डर क्वांटिटी कर रहे हैं 5,000 यूनिट्स की। ठीक है, यहाँ पे लिखो क्या आपका परचेस प्राइस, यहाँ पे क्या आएगा आपका
परचेज प्राइस। परचेज प्राइस कैसे निकलता है मैम? परचेज प्राइस निकलता है बेटा आपका एनुअल डिमांड, जो भी साल में आपकी टोटल डिमांड है, मल्टीप्लाई करो एनुअल डिमांड को किससे? एनुअल डिमांड को बेटा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट से, कॉस्ट पर यूनिट से। तो बताओ आपकी एनुअल डिमांड अब कितनी है? मैम मेरी एनुअल डिमांड है 10,000 यूनिट्स की, और एक यूनिट का प्राइस कितना दे रखा है? एक यूनिट का प्राइस मैम दे रखा है 500। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी सेम ही रहेगा, एनुअल डिमांड तो वही रहेगी 10,000 यूनिट्स की, एक यूनिट का प्राइस कितना दे रखा है? 500। तो ये कितना हो जाएगा? कौन मुझे बताएगा? ये हो जाएगा बेटा आपका 50 लाख। दोनों सिनारियो के अंदर जो परचेज प्राइस है वो कितना हो जाएगा मेरा? 50 लाख रुपीज। 50 लाख यहाँ पे हो गया। अब सेकंड चीज क्या आएगी इसके अंदर? मैम सेकंड चीज आएगी मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या आएगी बेटा मेरी? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट निकलती है आपकी नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, तो इस केस सिनारियो में नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं? मैम नंबर ऑफ ऑर्डर्स मैंने अभी कैलकुलेट करते 46। 46 मैंने नंबर ऑफ, सॉरी 45। 45 जो है बेटा मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है? 250 रुपीज की, 250। ठीक है, तो करना 45 इंटू में 250 कितना हो गया? ये होगा आपका 11,250। क्या आ गई मेरी ये? बताओ 11,250 क्या आ गई मेरी ये आ गई मैम मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ये आ गई बेटा मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट 11,250। एक सेकेंड, सही किया ना मैंने इसको? 224 से 45 इंटू में 250। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? मैम मेरे पास कितने ऑर्डर्स होंगे? 10,000 यूनिट्स मेरे को एनुअली चाहिए होती है, एक बारी में मैं 5,000 मंगवा रही हूँ। मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है मेरी? 250 की। तो कायदे से मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे? 2 ऑर्डर्स। तो यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी मेरी? 500 रुपीज की। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 500 रुपीज की। पता चल गया? 2 ऑर्डर्स हो जाएंगे मेरे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कैरिंग कॉस्ट की। तीसरी कॉस्ट कौन सी लगती है? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? मैम कैरिंग कॉस्ट निकलेगी मेरी EOQ डिवाइड बाय 2 इंटू में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो EOQ कितनी आई थी? 2 to 4 यूनिट्स आई थी मेरी, डिवाइड किया 2 से। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितनी आई है? 100 रुपीज की। ठीक है, तो कैलकुलेट करके बताना, 2 to 4 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 112 इंटू में 100 कितना आ जाएगा? 11,200। और मैम आपने तो एक चीज मुझे बताई थी, मैम आपने तो मुझे एक चीज बताई थी कि बेटा एट EOQ लेवल ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी कैरिंग कॉस्ट के इक्वल होती है। पर मैम ये डिफरेंस क्यों आया? बेटा ये डिफरेंस पता है कौन सा डिफरेंस है? हमने पहले जब यहाँ पे राउंड ऑफ किया था तो ये वो वाला डिफरेंस है। हमने पहले जो राउंड ऑफ किया था ये वो वाला डिफरेंस है। तो आपके पास ना 2 अप्रोचेज है। आपके पास कायदे से क्या है? 2 अप्रोचेज है। 2 अप्रोच कौन कौन सी है? या तो फर्स्ट अप्रोच के अंदर आप पहले हायर राउंड ऑफ कर दो नंबर ऑफ ऑर्डर्स को, या तो फर्स्ट अप्रोच के अंदर आप पहले हायर राउंड ऑफ कर दो नंबर ऑफ ऑर्डर्स को। पहली अप्रोच ये है जो मैंने आपको करके दिखाई। मैं इसीलिए आपको क्वेश्चन वैसे करके दिखाती हूँ ताकि आप अटको, ताकि आप समझो कि कौन कौन सी अप्रोच है, कैसे कैसे कर सकते हैं। सेकेंड अप्रोच में क्या कहते हैं? सेकेंड अप्रोच में कहते हैं कि डायरेक्टली डायरेक्टली आप क्या करो, उसको सॉल्व कर दो इन कॉम्प्यूटेशन ऑफ, इन कैलकुलेशन ऑफ, इन कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग कॉस्ट। ये सेकेंड अप्रोच है। अब समझो दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो पहली बात, अगर इफ इन केस क्वेश्चन आस्क यू, अगर तीसरा पॉइंट भी था और क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताओ व्हेन ऑर्डर्ड एट EOQ, अगर मैं EOQ पे ऑर्डर कर रही हूँ तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे? तब आपको अप्रोच 1 के हिसाब से चलना है कि भाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरे 45 होंगे। बट नंबर ऑफ ऑर्डर्स मैंने निकाले किसके लिए? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट की टोटल कैलकुलेशन के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे बेटा अगर मैं यहाँ पे क्या करती, ऑर्डरिंग कॉस्ट, सॉरी मैंने गलती से कैरिंग कॉस्ट लिख दिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट में यहाँ पे 45 नहीं लिखती, मैं क्या लिखती? मैम 10,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट थी, मैंने अभी मंगवाई है 2 to 4, मल्टीप्लाई कर रही हूँ उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से, कितनी? 250 से। तो कैलकुलेट करना कितना आएगा? ये आपका 11,250, ये आपका 11 आएगा। देखो इसको कैलकुलेट करना है, एक बार कैलकुलेट करो कितना आएगा। 10,000 डिवाइड बाय 2 to 4, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए आपके 44.64, मल्टीप्लाई करना है इसको 250 से। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? यहाँ पे वैल्यू आ गई 11160।
ठीक है, 11,160 मैम ये डिफरेंस आ रहा है। अब आप मुझे बता दो कि मैम ये वाली अमाउंट लेनी है या फिर ये वाली अमाउंट लेनी है। बेटा आप कोई भी अमाउंट ले लेना, बस आपको अपने पेपर के अंदर अप्रोच लिख के आनी है कि मैंने यहाँ पे इसको हायर राउंड ऑफ किया है। यहाँ पे आप इसको मेंशन कर दो कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स शैल ऑलवेज कांट बी इन डेसिमल, सो वी हैव राउंडेड ऑफ इन अ हायर टर्म्स। ठीक है, या फिर सेकेंड अप्रोच क्या है, इसमें आपको कुछ लिख के नहीं आना, डायरेक्टली आप इस चीज को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों अप्रोचेस बता दी जो कि आप पेपर में फॉलो कर सकते हो। या तो आप इसको पहले हायर राउंड ऑफ कर दोगे तब आपका आंसर ये आएगा, अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो मैंने एक तरीके से आपको दोनों चीजें बता दी कि आपके दोनों तरीके से जो आंसर होंगे बेटा वो परफेक्ट होंगे, ठीक होंगे। ठीक है, अब इसका भी मैंने आपको रीजन दे दिया कि मैम आपने तो कहा था ईओक्यू पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट के इक्वल होती है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्यों आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस देखो, आप देखो पता चलेगा बहुत ही नेग्लिजिबल छोटा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस पता है क्यों आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है आपकी डेसिमल वैल्यूज की वजह से, कि डेसिमल की वैल्यूज को हमने राउंड ऑफ कर दिया, इस वजह से हमने एक्यूरेट आंसर नहीं निकाला, इस वजह से हमारा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, चलो ये सबका तो हमारा कोई मैटर नहीं था, हम जहाँ पे थे वापस चलते हैं। वहाँ पे हम मैम कैरिंग कॉस्ट निकाल रहे थे हमारी 5,000 यूनिट्स पे। ठीक है, निकाल लेते हैं। मैम एक बार में 5,000 यूनिट्स मंगवा रहे हैं, डिवाइड बाय 2, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितनी है मेरी 100। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी 2500 इंटू में 100, कितनी हो जाएगी बताओ, ये मैम कितनी हो जाएगी। अच्छा एक चीज और भूल गए, क्या मैम क्या भूल गए, मुझे क्वेश्चन के अंदर एक चीज बोली थी, क्या चीज बोली थी, डिस्काउंट ऑफ 5%, डिस्काउंट ऑफ 5%। तो मैंने क्या बताया था, जब भी डिस्काउंट 5% का होगा तो आपको अपनी जो कॉस्ट है उसको करना पड़ेगा रिवाइज, कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा रिवाइज। तो यहाँ पे जो मेरी कॉस्ट है 500 की, इसको रिवाइज करके क्या लिखूंगी, 500 माइनस 5%, 500 माइनस 5% कितना होता है 475। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 10,000 इंटू में 475, विच कम्स इक्वल टू 47,50,000। ठीक है, 47,50,000। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 100 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 100 500 माइनस 5% कितना आएगा आपका, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रखी है, आ उधर, ये आपकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम मैंने निकाली है, ये आपकी एट ईओक्यू पे निकाली है। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जो मैंने ईओक्यू पे निकाली है। अब सेम कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम में निकाल रही हूँ फॉर रीऑर्डर लेवल क्वांटिटी, वो कैसे आएगा, 500 माइनस 5% और उसका 20% अब आपको लेना है। ठीक है, तो 500 माइनस 5% कितना होता है, 500 माइनस 5% कितना हुआ, 475 का 20%, 475 का 20% कितना आएगा, जरा कैलकुलेट करना, 20% ये आएगा बेटा आपका 95 रुपीज। ये कितना आएगा 95 रुपीज, कितना आएगा ये 95 रुपीज। क्या ये बात क्लियर है आपको, क्या ये बात क्लियर है आपको, ये बात क्लियर है तो आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 95। ठीक है, तो 5,000 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 2500, मल्टीप्लाई बाय 95, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2,37,500। अरे बाप रे मैम इतनी ज्यादा कॉस्ट, हाँ जी। अब मुझे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके बता दो, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी मैम, टोटल कॉस्ट बताना, 50 लाख तो ये, ठीक है 50 लाख, मैम 50 लाख लिख दिए, 50 लाख कैलकुलेटर के ऊपर हो गए। उसके बाद कितने, 11160, मान लो ये वाली वैल्यू हम कंसीडर करके चल रहे हैं, ये वाली वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं तो 11160, ठीक है कोई भी कर लेना, कोई इशू नहीं है। उसके बाद 11,200, उसके बाद कौन सी वैल्यू 11,200, तो मैम वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, मैम टोटल कॉस्ट आ रही है 50,22,360। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू बताना मैम, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है सबसे पहले तो आपकी 47,50,000। ठीक है, उसके बाद मैम कितनी वैल्यू आ रही है 500 रुपीज़ की मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट, 500 रुपीज़ की ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। उसके बाद मैम वैल्यू आ रही है 2,37,500 की मेरी कैरिंग कॉस्ट, 2,37,500 की कैरिंग कॉस्ट। तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 49,88,000 रुपीज़। तो हाँ भाई हाँ, कितना का बेनिफिट हो रहा है, हमारा बेनिफिट हो रहा है मैम, बेनिफिट कितने का हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है 50,22,360 माइनस 49,88,000 रुपीज इक्वल्स टू कितना आएगा ये 50,22,360, ये आ रहा है आपका 34,360 का। हेंस वी कैन से दैट
कंक्लूजन क्या है इसका? 5% डिस्काउंट शुड बी एक्सेप्टेड। डिस्काउंट डिस्काउंट ऑफ 5% शुड बी एक्सेप्टेड, उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। डिस्काउंट ऑफ 5% शुड बी एक्सेप्टेड एज टोटल कॉस्ट इज लेस, एज टोटल कॉस्ट इज लेस इन दिस केस। इस केस के अंदर जो टोटल कॉस्ट है वो मेरी कम आ रही है, ठीक है, तो इसलिए मुझे जो डिस्काउंट है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्या ये प्रॉब्लम आपका समझ में आया? पहले जैसा क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाया था ना, टाइप 3 जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। बस आपको बताना है कि आपको डिस्काउंट एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। करा कैसे मैम? ईओक्यू निकाला, नंबर ऑफ ऑर्डर्स करी। क्वेश्चन करवाया क्यों? सिर्फ इसकी वजह से। किसकी वजह से मैम? इसकी वजह से। कहीं यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाओ। दूसरी चीज, नंबर ऑफ ऑर्डर्स की वजह से कि अमाउंट ना पेपर में आपको दो अमाउंट दिख सकती है। कुछ बच्चे इस पैटर्न से निकालेंगे, कुछ बच्चे इस पैटर्न से निकालेंगे। कभी कंफ्यूज ना हो जाए कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया, मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट सेम तो नहीं आ रही। हो सकता है ना नहीं आएगी, कोई इशू थोड़ी है, डेसिमल में जब आंसर किया था। इस वजह से बेटा मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। इसी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना अपने एग्जामिनेशन टाइम के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। साथ साथ में बताती भी चल रही हूँ बेटा कि कौन से क्वेश्चन एग्जामिनेशन के टाइम पे प्रैक्टिस करने हैं, ताकि वैसा क्वेश्चन करके हमारे सारे कंसेप्ट की ओवरऑल कवरेज हो जाएगी। समझ रहे हो? एक टाइप 3 का क्वेश्चन मैंने कराया था, उसी टाइप 3 का एक थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। तो एडवांस वाला प्रैक्टिस करके जाओगे ना, ताकि मेरी कंप्रीहेंसिव कवरेज हो जाए और मेरी रिवीजन भी उस तरीके से हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है मेरा, कह रहा है अ मैनेजर हैज द फॉलोइंग डेटा फॉर प्रोक्यूरिंग ए पर्टिकुलर आइटम। एक पर्टिकुलर आइटम को प्रोक्योर करने के लिए मैनेजर के पास ये सारा डेटा अवेलेबल है। अब डेटा के अंदर क्या क्या चीजें हैं? डेटा के अंदर वो कह रहा है कि जो मेरी एनुअल डिमांड है, जो मेरी एनुअल डिमांड है वो 1000 यूनिट्स की है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 800 की है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 40% की है पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट 60 रुपीज की है। सप्लायर 10% का डिस्काउंट दे रहा है मटेरियल के ऊपर अगर ऑर्डर साइज 350 का है तो। पहले वाला बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है, ये मेरा थोड़ा इस पैटर्न में था, यहाँ पे मेरे को सीधा वर्ड प्रॉब्लम के अंदर दे दी, स्टेटमेंट बेस दे दिया। एडवाइस करो मैनेजर का डिस्काउंट अवेल करना चाहिए, ठीक है। आपको बताना है मैनेजर को डिस्काउंट करके, एडवाइस करके कि क्या उसको ये ऑफर अवेल करना चाहिए, नहीं, और ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। ये किसी और यूनिट से आगे अटैच कर दिया। अभी हम यहाँ तक करेंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए मिक्स देते हैं पूरे सिलेबस का। आपको यहाँ तक बताना है कि क्या ऑफर को लेना चाहिए या फिर ऑफर को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं हम, कॉम्प्यूटेशन ऑफ कॉस्ट। कॉम्प्यूटेशन ऑफ कॉस्ट साथ में करो यार। टाइप 3 का आप देख रहे हो कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम विदाउट डिस्काउंट की बात करें, हम यहाँ पे बात करेंगे विदाउट डिस्काउंट की, और यहाँ पे हम बात करेंगे विद डिस्काउंट की, जो सप्लायर हमें दे रहा है। विदाउट डिस्काउंट, विद डिस्काउंट। तो जो जो चीजें गिवन है ना वो लिख देते हैं सबसे पहले। अच्छा एक चीज और, मैं ना आपको एक फॉर्मेट दिखा रही हूँ, इस फॉर्मेट से बनाओगे ना तो चीजें गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सबसे पहले लिखना कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट क्या है? विदाउट डिस्काउंट 60 रुपीज की कॉस्टिंग पड़ेगी। जो चीजें होती जा रही है उसको मैं काटती जा रही हूँ। विदाउट डिस्काउंट 60 रुपीज की कॉस्टिंग पड़ेगी मेरी, ठीक है। और डिस्काउंट देने के बाद जो मेरी कॉस्ट पर यूनिट होगी वो 60 माइनस 10% का डिस्काउंट, डिस्काउंट देगा ना प्राइस पे, तो 60 - 6 जो मेरी कॉस्ट हो जाएगी वो 54 रुपीज की हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? सेकंड बात कर लेते हैं कैरिंग कॉस्ट की। किसकी बात कर लेते हैं? कैरिंग कॉस्ट की। भाई कैरिंग कॉस्ट उन्होंने बोला मेरी 40% है। कैरिंग कॉस्ट उन्होंने कहा बोला 40% है, ये रही मैम कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 40%, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? 60 रुपीज का 40%, 6 4 24 की मेरी कैरिंग कॉस्ट आ गई। और यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 54 रुपीज का 40%, 54 इंटू में 40 विच कम्स इक्वल टू 21.60 रुपीज की मेरी कैरिंग कॉस्ट आ गई। अब दोनों केसेस के अंदर फटाफट से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम निकाल लेते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे आएगी? 2AB/C, ठीक है। तो ये कैसे आएगा? 2 में एनुअली कितना सामान चाहिए मैम? एनुअल डिमांड है मेरी 1000 यूनिट्स की। एनुअल डिमांड कितनी है? 1000 की, तो मल्टीप्लाई बाय 1000। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 800, तो 800 ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 24, तो ये आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो फटाफट से। 1000 इंटू में 2 कितना हो गया? 2000 इंटू में 800 कितना हो गया? ये हो गया मेरा 16 लाख। 16 लाख डिवाइड बाय 24 कितना आ गया? 66.666 अंडर रूट किया तो ये मेरा कितना आ गया? ये मेरा अप्रोक्स आ गया 258 यूनिट्स।
ईओक्यू में कितना आ गया 258 यूनिट्स। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी निकाल लो। यहाँ पे कैसे निकलेगा 2 इंटू में एनुअली कितना चाहिए 1000। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है बताओ। ऑर्डरिंग कॉस्ट है मैम मेरी 800। कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी, कैरिंग कॉस्ट है मेरी 21.60। ठीक है, तो निकालो फटाफट से। 2000 इंटू में 800 कितना हो गया 16 लाख, डिवाइड बाय 21.6 कितना आया, ये आया 74074। अंडर रूट किया तो ये मेरा आएगा 27। ये मेरा कितना आएगा। अच्छा चेक भी कर लेते हैं क्या कुछ गिवन है हमें। अरे इसमें तो ईओक्यू निकालने की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसमें तो रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बता रहा है कि जो मेरा ऑर्डर साइज होगा वो कितना होगा। मेरा जो ऑर्डर साइज होगा वो 350 यूनिट्स का होगा। मेरा जो ऑर्डर साइज होगा वो 350 यूनिट्स का होगा, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं 350 यूनिट्स का मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर साइज होगा, जो कि मेरा गिवन है। मुझे कंप्यूटेशन निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये भी चीज़ हम कट कर लेते हैं। सब चीज़ें हो गई एक तरीके से हमारी। अब और कॉस्ट निकाल लेते हैं। ईओक्यू हो गया। अब ईओक्यू से निकाल लेते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आएंगे, एनुअली कितनी प्रोडक्शन चाहिए मैम 1000 यूनिट्स मुझे एनुअली चाहिए। ठीक है, एक बारी में कितनी मंगवा रही हूँ, एक बारी में मैम मैं मंगवा रही हूँ 258। 258 में एक बारी में मंगवा रही हूँ, तो 1000 डिवाइड बाय 258 कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका 3.87। और मैंने क्या बताया था, एक तरीका क्या है, पॉजिटिवली राउंड ऑफ कर दो तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ जाएंगे आपके 4 ऑर्डर्स। इस केस के अंदर कितना आएगा 1000 डिवाइड बाय 350। 1000 डिवाइड बाय 350 कितना आएगा, 1000 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 350 ये कितना आएगा 2.85। 2.85 को पॉजिटिवली राउंड ऑफ किया तो एक आएंगे, ये कितने आएंगे 3 ऑर्डर्स। 3 ऑर्डर्स आ गए। अब फटाफट से कॉस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ तक तो सब चीजें ओके है। अब लिखते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं 4। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी की आएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 800। तो 4 8 32 रुपीज की मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स है 3, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है 8, तो 8 3 24 की मेरी यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। ठीक है, यहाँ पे 3200, यहाँ पे 2400। अब बात करेंगे कैरिंग कॉस्ट की, तो कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी हमारी, EOQ जो क्वांटिटी मंगवाई डिवाइड बाय 2 इंटू में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, फटाफट से निकाल लेते हैं। ये कितना आएगा 258 डिवाइड बाय 2 इंटू में कैरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है इस केस के अंदर 24। इस केस की बात करें तो 350 डिवाइड बाय 2, इतनी क्वांटिटी मंगवा रहे हैं डिवाइड बाय 2, कैरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है 21.60। तो बताना आंसर कितना आएगा 258 डिवाइड बाय 2, ये कितना आएगा 129। 129 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 24 से, तो ये कितना आएगा 3096। 3096 रुपीज की मेरी कैरिंग कॉस्ट आएगी विदाउट डिस्काउंट। विद डिस्काउंट की बात करें तो 350 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 175। 175 को मल्टीप्लाई करना 21.6 से, तो ये कितना आ जाएगा 3780। 3780 रुपीज मेरी कैरिंग कॉस्ट आएगी, कब, जब मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, अब तीसरी क्या होती है, तीसरी होती है मैम मेरी परचेस प्राइस। अब परचेस प्राइस का कैसे निकलता है मैम, परचेस प्राइस निकलता है कितनी क्वांटिटी टोटल में ऑर्डर करूंगी, 1000 ऑर्डर करूंगी, कितने प्राइस पे ऑर्डर करूंगी 60 रुपीज पे ऑर्डर करूंगी। तो परचेस प्राइस कितना हो गया मेरा, बताना जरा, परचेस प्राइस कितना हो गया मेरा 60। ये हो जाएगा बेटा आपका 10,000, 1000 इंटू में 60,000 रुपीज का मेरा परचेस प्राइस हो गया। 60,000 रुपीज का मेरा परचेस प्राइस हो गया। अब इस केस के अंदर कितना आएगा 1000 क्वांटिटी में ऑर्डर करूंगी, किस प्राइस पे 54 के प्राइस, तो 54,000 रुपीज का मेरा क्या हो जाएगा परचेस प्राइस आ जाएगा। अब इस सारी कॉस्ट को आपको क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, सबसे पहले तो 60,000 प्लस 3096 प्लस 3200, ये कितना आ जाएगा 66,296। इस केस में आ जाओ, इस केस में कितना आएगा, ये आएगा 54,000 प्लस 3780 प्लस 2400, ये कितना आएगा 60,180। तो भाई सीधा सीधा दिख रहा है कि मुझे डिस्काउंट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख दो कि डिसीजन क्या है मेरा, ऑन बेसिस ऑफ अबव कैलकुलेशन इट इज वेरी क्लियर दैट अ डिस्काउंटेड ऑप्शन शैल बी सिलेक्टेड। सो हमें क्या लिखना है डिसीजन के अंदर, डिस्काउंट, डिस्काउंट शुड बी अवेल्ड, डिस्काउंट को अवेल कर लेना चाहिए। रीजन क्या है, बिकॉज डिस्काउंट की वजह से क्या हो रहा है, डिस्काउंट की वजह से 10% डिस्काउंट देने की वजह से क्या हो रहा है, बिकॉज इट्स रिड्यूसेस द
टोटल कॉस्ट, बिकॉज इसकी वजह से मेरी टोटल कॉस्ट जो है वो कम हो रही है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसा पहला क्वेश्चन था वैसा ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई डिफरेंस है? अब मैंने आपको दोनों दो क्वेश्चन कराया बिल्कुल सेम तरीके से, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कराया, इस पैटर्न से करवाया। क्या पैटर्न ईजी लग रहा है? अगर आपको ये वाला पैटर्न ईजी लग रहा है तो एक के नीचे एक करने से बेटर है इस टी फॉर्म के पैटर्न के अंदर आप अपने आंसर को सॉल्व करके आना। लास्ट में हमेशा कह रही हूँ, डिसीजन देना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कभी मत भूलना, नंबर कटने के चांसेस है अगर डिसीजन या कंक्लूजन नहीं दोगे अपना तो। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आई होप आपको ज्यादा इजी लग रहा होगा। एक चीज और, पेपर में हमेशा ऑलवेज 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 क्या करना चाहिए? ऑलवेज नो वट एवर इज गिवन। ठीक है, ऑलवेज नो वट एवर इज गिवन। कहने का मतलब क्या है मेरा? कहने का मतलब ये है कि हमेशा उस चीज पे ध्यान रखना चाहिए। ऑलवेज फोकस ऑन वट एवर इज गिवन। फोकस ऑन वट एवर इज गिवन। जो भी चीजें क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है आपको, उस पे आपको खास करके ध्यान रखना चाहिए। जैसे हो सकता है ना, मेरे से देखो एक चीज छूट गई थी ऑर्डर साइज की 350 की, मैं ऑर्डर साइज निकालने लगी, तो आपको एक एक चीज लिखती जानी है। आपको अपने एग्जामिनेशन के अंदर जब भी क्वेश्चन दिखे तो एक एक चीज लिखते रहो, और वो साइड में चीज जो है हल्की सी काटते चलो, ताकि आपको ये चीज माइंड में रहे कि ये चीज मैंने नोट कर ली, अपनी नॉलेज में मेरी है। ठीक है, हमेशा सबसे पहले क्वेश्चन की एक अंडरस्टैंडिंग लो, रीडिंग लो। रीडिंग लेने के बाद सारी चीजें जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखने की स्टार्ट करो। ठीक है, और ध्यान रखो कि जो भी चीज गिवन है ना, उस गिवन वैल्यू को उठाओ, अपनी तरफ से उसकी कैलकुलेशन मत करो। अगर मेरे को 350 यूनिट्स की कैलकुलेशन गिवन नहीं होती तो उस केस सिनारियो के अंदर मैं जैसे ये कैलकुलेशन कर रही थी वैसे ये वाली कैलकुलेशन करने की कोशिश करती, इनकेस अगर गिवन नहीं थी। गिवन थी तो मैं वही वाली वैल्यू पिकअप करूंगी। ठीक है, चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके शिवदास बुक के क्वेश्चन, आपके 10 ईयर के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन वाइंड अप हो जाएंगे। एडिशनल प्रैक्टिस के लिए बेटा आप कुछ क्वेश्चन कर लेना, पर जो क्वेश्चन आपका बन के आएगा वो जो मैंने आपको 5 टाइप्स कराए थे उसी में से ही बन के आएगा। ठीक है, इजी। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 मिनट लो, क्वेश्चन को पहले रीड करो, खुद से समझो, और फिर सॉल्विंग पे चलेंगे। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे हैं मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स 500 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट्स मंथली। एक मैन्युफैक्चरर को 500 यूनिट्स चाहिए मंथली। मंथली 500 चाहिए तो एनुअली कितनी चाहिए बताओ? तो ए क्या होगा? मेरी एनुअल कंजम्पशन। ए क्या हुआ बेटा? मेरी एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन कितनी आएगी? 500 इंटू में 12। ठीक है, 12 5 60, 6000 यूनिट्स की मेरी एनुअल कंजम्पशन होगी। दिस करेंटली बीइंग परचेज फ्रॉम सप्लायर ₹50 पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी है मेरी? ₹50। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर इज 30। तो ओ या फिर बी जिसको मैं डिनोट करती हूँ ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो कितनी है? ₹30। कैरिंग कॉस्ट कितनी है? ₹4 पर पीस। तो सी कैरिंग कॉस्ट कितनी है? ₹4। वट इज ईओक्यू फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर? फटाफट से निकाल देते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल्स टू अंडर रूट में 2AB/C। ठीक है, 2 एनुअली कितना चाहिए? 6000 यूनिट्स मेरे को चाहिए। ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट कितनी है? ₹30 की ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट है। कैरिंग कॉस्ट जो दे रखी है मुझे ऑलरेडी गिवन है 4 की। तो सॉल्व करना कितना आएगा? 6000 इंटू में 30 इंटू में 2 कितना हो गया? ये हो गया आपका 3,60,000। डिवाइड बाय 4 करोगे कितना आएगा? 90,000। अंडर रूट करोगे तो 300 आ जाएगी। तो 90,000 यूनिट्स अंडर रूट किया तो 300 यूनिट्स मेरी ईओक्यू आ गई। इसमें क्या किसी बच्चे को कोई परेशानी? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस इन अ ईयर। कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे पूरे साल में? अभी निकाल देते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसा आएगा? ए डिवाइड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एनुअली कितना चाहिए? एनुअली मैम मेरे को 6000 यूनिट्स चाहिए। एक बारी में 300 मंगवा रही हूँ, तो एनुअली मैम मैं 20 ऑर्डर्स करूंगी। ठीक है, फॉर द कॉम्पोनेंट एंड द टाइम लैग बिटवीन द 2 ऑर्डर्स। दो ऑर्डर्स के बीच में कितना डिफरेंस होगा? तो टाइम लैग निकाल लेते हैं। टाइम लैग का मतलब क्या है यहाँ पे? टाइम लैग से बच्चे को होता है मैम 2 ऑर्डर, दूसरा तो पता नहीं कब होगा। अरे टाइम लैग का मतलब है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। टाइम लैग का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, कि 2 ऑर्डर्स के बीच में कितना समय लगेगा। मान लो एक ऑर्डर मैंने आज किया तो अगला ऑर्डर कब करूंगी मैं? तो बता तो रखा है कि कितने ऑर्डर, 365 टोटल डेज होते हैं, अनलेस अदरवाइज मेंशन इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन 360 अपने मुंह से नहीं कहेगा चीख के, आपको एज्यूम करना है 365 डेज ही है। 365 डेज में आप 20 ऑर्डर्स कर रहे हो। 365 डेज में आप 20 ऑर्डर कर रहे हो, विच मीन्स आप हर 18 डेज में ऑर्डर कर रहे हो। तो अगर आप 1 तारीख पे हो, आज आपने ऑर्डर किया, तो अगली आप 18th डे पे
18 तारीख को ऑर्डर करोगे तो 2 ऑर्डर के बीच में गैप कितना आ गया मैम? 18 डेज का गैप आ गया। तो यही मेरा गैप है। टाइम लैग बिटवीन 2 ऑर्डर्स कितना है मेरा? 18 डेज। ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों कराया? ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। इस पॉइंट के लिए स्पेसिफिकली इस टाइम लैग वाली चीज को डिफाइन करने के लिए आपको एक क्वेश्चन करवाएगा। अब ये क्वेश्चन आ जाओ, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इतना छोटा सा क्वेश्चन मैम 10 नंबर का है। हाँ 10 नंबर का, और आप देखना मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए। 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के। देखो क्वेश्चन का कह रहा है पी लिमिटेड यूजेस 2 टाइप ऑफ रॉ मटेरियल। जो पी लिमिटेड है वो 2 तरीके के रॉ मटेरियल को यूज करता है, ए और बी। मैंने क्या बताया था, सारी चीजें ए टू जेड सेम है, बस 2 कॉम्पोनेंट जोड़ देगा ए बी। आपके एग्जामिनेशन के अंदर एडवर्स केस आ गया, आपको एक और दे दी, ए बी और सी दे दिया, क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते? अरे बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं मैम, कोई दिक्कत की परेशानी की बात ही नहीं है, क्योंकि हमने देख रखा है कैसे सॉल्व करना है। ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स, एक्स को बनाने के लिए 2 रॉ मटेरियल लगते हैं, ए और बी। अब रॉ मटेरियल की यूसेज कितनी है? ए लगता है कम से कम 100 और ज्यादा से ज्यादा 300। देखो रीड कैसे करना है इसको, बी लगता है 100, फिर ज्यादा से ज्यादा 250 और एवरेज पे 150। हमें ए की एवरेज नहीं पता, ए की एवरेज हम निकाल लेंगे कि ए की एवरेज कंजम्पशन कितनी है। बी के मुझे गिवन है, चालाकी से गिवन है, समझ रहे हो, तो हम वो वाली यूज करेंगे। अदरवाइज देखो क्या होता, मैं बी की कंजम्पशन निकालती 250 मैक्सिमम, 100 मिनिमम, डिवाइड बाय 2, ये कितना होता है? 350 डिवाइड बाय 2। 350 डिवाइड बाय 2 ये कितना आता है? कैलकुलेटर पे चेक करो, 350 डिवाइड बाय 2 ये आता है मैम मेरा 175। मैं अपनी सारी कैलकुलेशन जो एवरेज कंजम्पशन की है वो 175 लेके कर देती, समझ रहे हो। पर मेरे को क्वेश्चन के अंदर 150 गिवन है, ये स्मार्ट पॉइंट है। स्मार्ट बच्चा क्वेश्चन रीड करेगा और फिर 150 लेके चलेगा और उसका आंसर सही आएगा, सजेस्टेड आंसर से मैच करेगा। अगर 175 से कैलकुलेट करोगे, कंसेप्ट आपका ठीक है कि भाई एवरेज कैसा आएगा, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। बट आपको क्वेश्चन में जब गिवन है कि 150, तो आपको 150 लेके चलना है। तो ये ट्रिक पॉइंट था, इसको मार्क कर लो आपके रिवीजन पर्पस के लिए, बाद में ध्यान रखना। ठीक है, फिर आता है आपका रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे? 750, यहाँ पे 900। रीऑर्डर पीरियड कितना है? 4 to 6 मंथ्स का। एवरेज कितना आएगा? 3 मंथ्स का। यहाँ पे कितना है? 6 to 8 मंथ्स का। एवरेज कितना आएगा? एवरेज आएगा आपका 7। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है? वही घिसी-पिटी 4 चीजें कैलकुलेट करनी है। रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। ठीक है, बहुत ईजी है यार, कुछ है ही नहीं इनके अंदर तो। चलो एक एक का निकालते हैं। ठीक है, आपको ये नहीं बता रखा इस क्वेश्चन के अंदर रीऑर्डर लेवल किसका निकालना है, ए का निकालना है, बी का निकालना है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल किसका निकालना है, ए का निकालना है, बी का निकालना है। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, आप दोनों के निकाल के चलना, सेफर साइड पर चलो, दोनों दोनों के निकाल के चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चीज मुझे क्या निकालनी है मैम? मुझे निकालना है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल में सबसे पहले कैलकुलेट करना है, ए का करूंगी और उसके बाद बी का करूंगी। रीऑर्डर लेवल का मैम मेरा फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू में मैक्सिमम लीड पीरियड, मैक्सी मैक्सी। तो ए में मैक्सिमम कंजम्पशन कितने की हो रही है? 300 की। ए का मैक्सिमम लीड पीरियड कितने का है? 6 मंथ्स का। तो 300 इंटू में 6। बी की बात करें तो बी का मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी की होगी? 250 की। मैक्सिमम पीरियड कितना आ रहा है? 8 का। तो 250 इंटू में 8। ठीक है, तो 300 इंटू में 6 कितना आ जाएगा? 1800। 250 इंटू में 8 ये कितना आएगा आपका? 2000। कितनी आ गई है? 2000। ठीक है, यूनिट्स कुछ गिवन नहीं है तो यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स। फर्स्ट पार्ट हो गया मेरा बहुत आसानी से, कोई दिक्कत तो आई नहीं मुझे इसके अंदर। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट मुझे निकालना है मैम मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मैम मेरा फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है मैम रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू में मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। इसका ए का निकाल लूंगी, ऐसे ही बी का निकाल लूंगी। ए का रीऑर्डर लेवल कितना है मैम? 1800। ए की रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? ए की रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है मैम? 750। कितनी है बेटा? 750। तो ए की रीऑर्डर क्वांटिटी है मेरी 750 माइनस मिनिमम कंजम्पशन। ए के केस के अंदर मिनिमम कंजम्पशन कितना हो रहा है? 100 का। मिनिमम पीरियड कितना है? 4 का। तो 100 इंटू में 4। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 400। कितना कैलकुलेट करो, 1800 प्लस 750 ये कितना आ जाएगा? 2550 माइनस 400 ये कितना आ जाएगा? 2150 यूनिट्स। ऐसे ही बी का निकाल लो। बी का रीऑर्डर लेवल कितना है? 2000। बी की रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? रीऑर्डर क्वांटिटी है 900 माइनस मिनिमम कंजम्पशन बी के केस के अंदर कितना है? 100 यूनिट्स। और कितने मंथ्स में आएगा? 6 मंथ्स में आएगा। 100 इंटू में 6। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 2900 माइनस 600 ये कितना आ जाएगा? 2300 यूनिट्स। इजी है, कोई दिक्कत है? कुछ भी नहीं है इनके अंदर तो। अब थर्ड पे आ जाओ।
थर्ड पे क्या निकालना है, मिनिमम स्टॉक लेवल। क्या निकालना है, मिनिमम स्टॉक लेवल। अब मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला बताओ मैम, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू में एवरेज लीड टाइम या फिर एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, यही तो है मिनिमम स्टॉक लेवल का। अब कैसे निकलेगा, ए का निकालना है, बी का निकालना है। रीऑर्डर लेवल ए का कितना था 1800 माइनस एवरेज कंजम्पशन कितनी की होगी मैम, 100 प्लस 300 डिवाइड बाय 2 विच इज 200 यूनिट्स की मेरी एवरेज कंजम्पशन हो रही है ए के केस के अंदर। और एवरेज लीड टाइम कितना आएगा, 4 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 10 डिवाइड बाय 2 5 मंथ्स मेरे एवरेज रीऑर्डर पीरियड आएगा ए के केस के अंदर। तो ठीक है, कितना आएगा, ये आएगा 200 इंटू में 5, कितना हो जाएगा 1800 माइनस 1000, कितना हो जाएगा 800 यूनिट्स मेरी मिनिमम स्टॉक लेवल में होनी चाहिए। ऐसे ही अगर हम बी का निकाल ले तो रीऑर्डर लेवल कितना है 2000 माइनस बी का एवरेज में 150 है, कितना है 150, एवरेज कंजम्पशन कितनी हो रही है 150, एवरेज रीऑर्डर पीरियड कितना आएगा 6 प्लस 8 डिवाइड बाय 2, कितना आ जाएगा 14 डिवाइड बाय 2, क्या आएगा 7 मंथ्स, कितना आएगा 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2000 माइनस 15 इंटू में 7, करो कितना आएगा 15 इंटू में 7 कितना आएगा 1050, इसमें से माइनस हो जाएगा, ये कितना आएगा, ये बचेगा आपके पास 950 यूनिट्स। देखो इजी तो है। अब ये जो मैंने सॉल्व किया है यहाँ पे, मुझे छोटी सी चीज बता, क्या ये जो सॉल्व किया है यहाँ पे आप अपने वर्किंग नोट्स में इसको शो कर सकते हो? यस मैम, बिल्कुल शो कर सकते हैं। क्या आप वर्किंग नोट्स में इसको कर पाओगे? हाँ मैम कर देंगे, कुछ नहीं करना, वर्किंग नोट में लिखना ही तो है। फॉर ए मिनिमम, फॉर ए एवरेज कंजम्पशन कितना आएगा, मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, एवरेज री ऑर्डर पीरियड कितना आएगा, मिनिमम लीड पीरियड प्लस मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड डिवाइड बाय 2। तो ये अपना आप सबको क्या शो करके दिखाना है, इसको आप अपने वर्किंग नोट के अंदर शो करना। ठीक है, वर्किंग नोट के अंदर इसको शो करना। चौथी चीज मैं आपको बता देती हूँ, फोर्थ चीज जो आपको निकालनी है, इस पे शीट पे कर लेते हैं। फोर्थ थिंग जो आपको निकालनी है वो आपको निकालनी है एवरेज स्टॉक लेवल। क्या निकालना है आपको, एवरेज स्टॉक लेवल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है मैम, इसका फॉर्मूला होता है मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2। तो ऐसे ही ए का निकाल लेते हैं, ऐसे ही बी का निकाल लेते हैं। ए का मिनिमम लेवल कितना है मैम, ए का मिनिमम लेवल है मेरा 800, ए का मैक्सिमम लेवल कितना है 2150। तो मैम कितना आएगा 800 प्लस 2150 डिवाइड बाय 2, ये कितना आ जाएगा 1475 यूनिट्स, 1475 यूनिट्स। अब ऐसे ही इसके केस के अंदर आ जाओ, मैक्सिमम जो आपका रीऑर्डर मैक्सिमम स्टॉक लेवल जो है बी के केस में कितना है 2300, मिनिमम कितना है 950। तो आ जाओ 950 प्लस 2300 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 1625 यूनिट्स। एवरेज स्टॉक लेवल भी आपने निकाल लिया। इसका दूसरा फॉर्मूला भी था, दूसरा फॉर्मूला क्या था मैम, रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल। ए का निकाल देती हूँ, बी का आप खुद निकालना है। ए का क्या है रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी बताओ, रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी आ रही है मैम, रीऑर्डर क्वांटिटी आ रही है 750 900। ए की कितनी है, ए की है बेटा 750, बी की कितनी है 900। 750 डिवाइड बाय 2 प्लस में मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल यहाँ पे कितना था 800, बी के केस के अंदर मिनिमम स्टॉक लेवल कितना है 950। इसको सॉल्व करो, ये आपके दूसरे तरीके से भी आंसर निकल कर आ गया। जरूरी नहीं है हर बार निकालना ही है, निकाल सकते हो, आपकी विश के ऊपर है। मान लो एग्जामिनेशन में टाइम तो बचा नहीं, बच्चा ये निकाल रहा है, ऐसे काम मत करना। टाइम नहीं बचा तो ये सब हरकतें मत करना, एक से निकाल लेना अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो। ये आपका 1400 यूनिट्स आ गया एंड यू आर गुड टू गो। देखो कितना टाइम लगा, मुझे तो आपको समझा भी रही थी इसलिए मुझे टाइम लगा। जिस बच्चे को आता है ना उस बच्चे को 3 से 4 मिनट से ऊपर नहीं लगना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कैलकुलेटर आपके पास है, फॉर्मूला आपको लर्न है, क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्लास का अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन क्या कहता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये भी क्या है बेटा आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, क्वेश्चन कह रहा है इफ एनुअल डिमांड इज 1800 यूनिट्स। ठीक है मैम,
ए जो है विच इज एनुअल डिमांड विच इज एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल 1800 यूनिट्स है। जो जो क्वेश्चन देता है ना, मैं आप हमेशा, चाहे आपने बेशक मेरे से फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ी, कुछ भी पढ़ा, मैं आपको अकाउंट्स में एक चीज हमेशा कह के चलती हूँ कि आपको जो भी क्वेश्चन में गिवन है ना, शॉर्ट में एक बार अपने पास रख लो ना कि भाई ये सारी चीजें मेरे पास गिवन है, ताकि बार बार आपको कभी क्वेश्चन रेफर करने की रिक्वायरमेंट ना हो। जितना क्वेश्चन कम रेफर करना पड़ेगा उतना टाइम बचेगा और उतनी कंफ्यूजन की गलती कम होगी। जो कुछ भी लिखा है ना, जो कुछ भी दे रखा है, सब कुछ उतार लो अपने पास शॉर्ट में। देखो, ए क्या है, एनुअल डिमांड 1800 यूनिट्स की है। ऑर्डर क्वांटिटी इज 200 यूनिट्स। ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है मेरी? ऑर्डर क्वांटिटी 200 यूनिट्स की है। द मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री इज 180 यूनिट्स। अब देखो देखो, ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। ऑर्डर क्वांटिटी 200 यूनिट्स की है, विच इज आर री ऑर्डर क्वांटिटी जो है मेरी 200 यूनिट्स की है। जो जो क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब सिंपल वो लिख के चल रही हूँ, एडिशन कुछ है नहीं। मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री कितना है? 180 यूनिट्स। मतलब जो मेरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल था, जो कैलकुलेट किया करती थी मैं, वो आ गया 180 यूनिट्स का। एंड लीड टाइम वेरीज फ्रॉम 30 टू 40 डेज। अब क्या हो गया इसके अंदर? लीड टाइम बता रहे हैं। लीड टाइम जो है, अगर जो मेरा लीड टाइम मिनिमम है तो वो है 30 डेज, और वही लीड टाइम अगर मेरा मैक्सिमम है तो वो है मेरा 40 डेज। क्या मैं एवरेज निकाल सकती हूँ? एवरेज लीड टाइम, हाँ मैम, मिनिमम लीड टाइम प्लस मैक्सिमम लीड टाइम डिवाइड बाय 2। 30 40 डिवाइड बाय 2, 70 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 35 डेज। मेरा एवरेज लीड टाइम आ गया कि सामान 35 डेज में मेरे पास पहुंच ही जाता है। कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल। आपको रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है, एज्यूमिंग 360 डेज इन अ ईयर। आपको एज्यूम करने की एक साल में 360 डेज है, तो आपको रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करना है। अच्छा क्वेश्चन, आप समझो करूंगी कैसे? कुछ नहीं करना, रीऑर्डर लेवल को आपको कैलकुलेट करके दिखाना है, ठीक। अब बेटा थोड़ा सा ना ट्रिकी क्वेश्चन है। क्यों? हमें रीऑर्डर लेवल निकालना है। मुझे क्या निकालना है मैम? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू में मैक्सिमम लीड टाइम। क्या होता है मैम? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब मैक्सिमम लीड टाइम तो मेरे को पता है मैम 40 डेज है। मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है वो नहीं पता। बच्चे कहेंगे कि मैम ये तो नहीं, ये ले लो 180 यूनिट्स। अरे ये तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल है, कि इतना स्टॉक लेवल हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, मैक्सिमम कंजम्पशन थोड़ी है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला तो हम अप्लाई ही नहीं कर सकते। कोई और ली ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला सोचो, कोई और फॉर्मूला सोचो। इसका फॉर्मूला बताओ, क्या फॉर्मूला होता है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल। फॉर्मूला बताओ इसका क्या होता है? मैम रीऑर्डर लेवल, अच्छा हाँ, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, अरे वाह, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू में मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब ये देखो मुझे सबसे क्या क्या चीजें गिवन है। मैम मुझे तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल गिवन है, ठीक है। रीऑर्डर लेवल मुझे कैलकुलेट करना है, ओके। मैम मेरे को रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है, ठीक है। मैम मेरे को मिनिमम रीऑर्डर पीरियड गिवन है विच इज 30 डेज का। मैम मेरे को दो चीजें नहीं गिवन। कौन सी दो चीजें? एक तो रीऑर्डर लेवल जो कि मुझे फाइंड ही करना है, पर मैं बस एक चीज से अटक रही हूँ, मिनिमम कंजम्पशन, जो कि मुझे गिवन नहीं है, इसकी वजह से मैं अटक रही हूँ। कोई नहीं, मिनिमम कंजम्पशन निकालने का चीज देख लेते हैं कि मिनिमम कंजम्पशन कैसे निकालेंगे। बेटा मिनिमम कंजम्पशन, सिंस इट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, मिनिमम कंजम्पशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप देखो कंजम्पशन पर डे कितनी है, कंजम्पशन एक दिन में कितनी लगेगी, कंजम्पशन पर डे। कंजम्पशन पर डे मतलब एनुअली कितनी डिमांड थी, एनुअली कितना कंज्यूम करोगे, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। नंबर ऑफ डेज, भाई मेरी एनुअल डिमांड थी बेटा 1800 यूनिट्स की। मैम कहाँ से पता? ये नहीं ना एनुअल डिमांड। और एक साल में कितने दिन मुझे अज्यूम करने हैं? 360 डेज, ठीक है। तो एनुअल डिमांड कितनी थी मेरी? 1800 यूनिट्स की। एक साल में कितने डेज मेरे को यूज करने हैं? 360 डेज, ठीक है। तो कायदे से मैं कह सकती हूँ कि एक दिन में ऑन एन एवरेज 5 यूनिट्स मैं कंज्यूम करती हूँ। एक दिन में ऑन एन एवरेज 5 यूनिट्स में कंज्यूम करती हूँ, विच इज व्हाट, विच इज माई एवरेज कंजम्पशन। मैम ये तो एवरेज आई। एवरेज से अगर मेरे को मिनिमम पे जाना है तो मुझे मैक्सिमम भी तो चाहिए। मैक्सिमम में से एवरेज हटा दूंगी तो मिनिमम आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में है कैच। यहाँ पे आपको ये चीज लिख कर आनी है कि वी आर एज्यूमिंग, आपको यहाँ पे क्या लिखना है? सिंस मिनिमम कंजम्पशन इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है। वी आर एज्यूमिंग, हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? वी आर एज्यूमिंग, क्या एज्यूम कर रहे हैं? एवरेज कंजम्पशन।
एवरेज कंजम्पशन जो पर डे की है, एवरेज कंजम्पशन पर डे एज मिनिमम कंजम्पशन, हम मिनिमम कंजम्पशन इसको एज्यूम कर रहे हैं, एवरेज कंजम्पशन को ये मिनिमम कंजम्पशन एज्यूम कर रहे हैं, जो कि मेरी 5 यूनिट्स की निकल कर आ गई। तो ठीक है, सब चीज़ें तो आ गई मेरे पास। मैम मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना था? मैक्सिमम स्टॉक लेवल था 180 यूनिट्स का। रीऑर्डर लेवल मुझे फाइंड करना है, रीऑर्डर लेवल मुझे फाइंड करना है। रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? 200 यूनिट्स की। मिनिमम कंजम्पशन कितनी है? 5 यूनिट्स की। मिनिमम पीरियड कितना आएगा? समान आएगा मेरा 30 डेज के अंदर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, रीऑर्डर को यहाँ रहने दो, बाकी सबको वहां ले जाओ। 180 इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल प्लस 200 माइनस कितना आ जाएगा? 5 3 जा 150। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 180 रीऑर्डर लेवल प्लस 50। 180 माइनस 50 इज इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल, और रीऑर्डर लेवल आ जाएगा आपका 130 यूनिट्स, एंड आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। देखा, तो इस क्वेश्चन से मुझे क्या सीखने को मिला? इस क्वेश्चन से मुझे सीखने को मिला है कि व्हेनेवर एवरेज कंजम्पशन is we can find average consumption but not minimum consumption, then assume average consumption as minimum consumption। ठीक है, तो अगर आपको मिनिमम कंजम्पशन नहीं दे रखी, नहीं आप उसको निकाल सकते, तो एवरेज को ही आप मिनिमम कंजम्पशन बना के चल लो। हम इस चीज से, हम इस क्वेश्चन से, पर्टिकुलर क्वेश्चन से ये चीज सीखे हैं। अब इसके सेकंड पार्ट पे आता है। होप फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट पार्ट में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, बस आपको फॉर्मूला की राइट चॉइस करनी थी। इसमें मेन चीज क्या था? राइट चॉइस ऑफ फॉर्मूला, राइट चॉइस और फॉर्मूला। मैंने ऐसा फॉर्मूला यूज किया जिसके अंदर सारी चीजें गिवन थी, बस मैं अटक गई मिनिमम कंजम्पशन के लिए। तो मिनिमम कंजम्पशन को अगर आप नहीं निकाल सकते, कुछ भी ऑप्शन नहीं है, तो आप एज्यूम कर लेना कि वो एवरेज कंजम्पशन है। और एवरेज कंजम्पशन कैसे निकलेगी? हमेशा कैसे निकलेगी एवरेज कंजम्पशन? टोटल जितनी रिक्वायरमेंट है साल में, मतलब टोटल जितनी डिमांड है, डिवाइड बाय जितने भी नंबर ऑफ डेज है, 360 अगर डेज के हिसाब से, या 365 जो भी अगर डेज के हिसाब से है, तो अगर मंथ्स के हिसाब से तो 12, वीक्स के हिसाब से तो 52। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल इज 20,000 यूनिट्स। मटेरियल की एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? 20,000 यूनिट्स की है। यहाँ पे लिखो इसका, ए जो है रॉ मटेरियल की एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? 20,000 यूनिट्स की है। सेकंड पार्ट पे आ गए इसके। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या बोल रहा है? द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इज 160, पर यूनिट प्राइस इज 360। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट बता दी हमें। ये तो कुछ ईओक्यू जैसा लग रहा है। हाँ, मैंने बताया था ना आपको, क्या करते हैं बाद में जाके दोनों चीजों को कंबाइन करके दे देंगे ताकि आपकी टेस्टिंग हो जाए। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 160, और कॉस्ट पर यूनिट कितनी है आपकी? कॉस्ट पर यूनिट है आपकी 360। ऑर्डरिंग कॉस्ट 160, कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई आपकी? 360। आगे चलो, क्वेश्चन में वापसी करो। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। इंश्योरेंस कॉस्ट है 0.5% ऑन एनुअल इन्वेंट्री इन स्टोर्स एंड अदर स्टोर स्पेयर्स इज 2.20 पर यूनिट। अब देखो क्या कंफ्यूजिंग काम दिया आपको। अब देखो, आपको मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको जब भी आप कैरिंग कॉस्ट निकालोगे, कैरिंग कॉस्ट के अंदर 3 कॉस्ट ऐड करोगे, इंटरेस्ट की कॉस्ट, आपकी स्टोरेज की कॉस्ट, और आपके अदर जितनी भी कॉस्ट वगैरह दे रखी है, ऑब्सोलेंस की कॉस्ट। ऑब्सोलेंस की कॉस्ट का मतलब क्या है? सामान खराब हो जाएगा। सामान खराब किससे रिलेट करता है? उसकी इंश्योरेंस से, ताकि हम इसका इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। तो ये 3 कॉस्ट मैंने आपको समझाई थी उस पॉइंट पे, इन 3 कॉस्ट को अलग-अलग डिवाइड करके दे दिया। तो चलो, अब हम क्या निकालेंगे? निकालेंगे अब हम बेटा कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? कैरिंग कॉस्ट कोई मुझे बताएगा कैसे निकलेगी? कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी बताओ? कैरिंग कॉस्ट मैम, हम इसके अंदर सारी कॉस्ट को ऐड कर देंगे। सबसे पहले कौन कौन सी कॉस्ट दे रखी है जिसको मुझे ऐड करना है? मैम सबसे पहले तो बोल रहा है 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट की कॉस्ट हो गई। उसके बाद मैम इंश्योरेंस की कॉस्ट है 0.5%। इंश्योरेंस की ऑब्सोलेंस की कॉस्ट होगी 0.5%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कैरिंग कॉस्ट के अंदर? 10% प्लस 0.5%। परसेंटेज की कॉस्ट है तो किसके ऊपर लगेगी? पर यूनिट के ऊपर। अब पर यूनिट का प्राइस कितना है? 360। इसको हम कहेंगे 10.5%। 10.5% ऑफ 360, 360 का 10.5%। ठीक है, 360 इंटू में 10.5%। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर होगी। आंसर बताना कितना आ रहा है? 360 इंटू में 10.5%, ये आएगा आपका बेटा 37.8 रुपीज की ये कॉस्ट आ गई। क्या इतने से कहानी खत्म? नहीं, क्वेश्चन में आगे कुछ और बता रखा है। कह रहे हैं स्टोरेज और अदर स्टोरेज की कॉस्ट कितनी है? 2.20। तो ये और कॉस्ट आई आपकी। इसमें क्या ऐड करोगे आप? स्टोरेज की कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट कितनी है?
2.2 रुपीज़ की, तो ये कितना हो जाएगा 40 रुपीज़ की आपकी टोटल कैरिंग कॉस्ट आ गई। बहुत ही अच्छा पॉइंट था, बहुत ही मज़ेदार पॉइंट था। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो आपके पेपर के लिए। अच्छा है, मैंने आपको 3 बाइफरकेशन पहले ही बताई थी और तीनों बाइफरकेशन आपकी इस तरीके से ऐड होगी, मज़ा आ गया इस क्वेश्चन के एडजस्टमेंट को देख के। बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है, मार्क भी कर लेती हूँ। खुद से सॉल्व करो, एक बार समझ में आया? फिर से बताऊँ? कैरिंग कॉस्ट की मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। कौन-कौन सी 3 चीज़ मैम? इंटरेस्ट की कॉस्ट, स्टोरेज की कॉस्ट, ऑब्सोलेंस की कॉस्ट। ऑब्सोलेंस की कॉस्ट किससे इंटरेस्ट रिलेट करती है? आपकी इंश्योरेंस की कॉस्ट से। अब ये 10% का इंटरेस्ट की कॉस्ट थी, 0.5% की इंश्योरेंस की कॉस्ट थी। परसेंटेज की फॉर्म में है तो कॉस्ट पर यूनिट से इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी और स्टोरेज की कॉस्ट मुझे अलग से दे रखी थी जिसकी भी टोटल कॉस्ट के अंदर मैं ऐड कर दूँगी। तो कैरिंग कॉस्ट टोटल मेरी कितनी आ गई? 40 रुपीज़ की आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट करना है ईओक्यू, टोटल कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल एनुअल कॉस्ट। अरे ईओक्यू वाला कंसेप्ट है, अब तो आप निकाल लोगे। कहानी में सिर्फ ट्विस्ट यहीं तक था, इसके बाद तो आप कर ही लोगे मुझे पता है। ईओक्यू कैसे निकलेगा? अंडर रूट में 2ab/c। 2 एनुअल डिमांड कितनी है बताओ ज़रा, एनुअल डिमांड कितनी आएगी? एनुअल डिमांड आएगी मैम मेरी 1800 यूनिट्स की। नहीं, नहीं, ये तो फर्स्ट पार्ट की थी। सेकंड पार्ट में कितनी है? 20,000 की। ठीक है, आ जाओ। 20,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है? ऑर्डरिंग कॉस्ट मैम मेरी आ रही है 160 की, कैरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है 40 की, ठीक है? इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है? अंडर रूट में 1,60,000 अंडर रूट दबाओगे तो 400 यूनिट्स की मेरी ईओक्यू निकल कर आ गई। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालें साथ-साथ में। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, भाई पूरे साल में कितना सामान मंगवाऊँगी मैम? 20,000 यूनिट्स का। एक बारी में कितना मंगवा रही हूँ? 400 यूनिट्स का। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ गए मेरे पूरे साल के? 50 ऑर्डर्स। अब निकाल लेते हैं फटाफट से ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैसे आता है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी आ रही है? 50 इंटू में 160, 50 इंटू में 160 कितनी आएगी? 8,000 रुपीज़। और एक चीज़ और, कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे मैम, वो भी 8,000 आएगी। क्यों? क्योंकि एट ईओक्यू लेवल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट कहाँ पे? ईओक्यू लेवल पे। पर निकालनी तो हमें है ही ना, तो कैसे निकालोगे? ये कैसे निकलती है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 इंटू में कैरिंग कॉस्ट। ईओक्यू डिवाइड बाय 2, ईओक्यू कितना है? 400, 400 डिवाइड बाय 2 इंटू में कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 40। तो ये आ गया आपका 8,000, ठीक है? 400 डिवाइड बाय 2 इंटू में 40 कितना आ गया? 8,000 रुपीज़। तो अब मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट है 8,000, कैरिंग कॉस्ट है 8,000। मुझे क्या निकालनी है? मुझे निकालनी है परचेज़ प्राइस। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए परचेज़ प्राइस। तो परचेज़ प्राइस क्या? मैम मैं 20,000 यूनिट्स पूरे साल में मँगवाऊँगी और 1 यूनिट का प्राइस कितना है? 1 यूनिट का प्राइस है 360। 20,000 यूनिट्स टोटल मँगवाऊँगी और 1 यूनिट का प्राइस कितना है? 360। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 72 लाख रुपए, 72 लाख रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? टोटल कॉस्ट के अंदर क्या आएगा? परचेज़ प्राइस प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। तो परचेज़ प्राइस कितना है? 72 लाख रुपीज़ का। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है मेरी? 8,000 की। कैरिंग कॉस्ट कितनी है मेरी? अगेन 8,000 की। ठीक है? तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 72,16,000 रुपीज़ की मेरी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। यहाँ पे मेरा आंसर वाइंड अप। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था इसके अंदर। सबसे मेन चीज़ बढ़िया क्या था इसके अंदर? सबसे पहला तो पॉइंट नंबर 1, ये बहुत अच्छा पॉइंट था। उसके बाद आपको कैरिंग कॉस्ट निकालने का जो तरीका बताया रखा है, वो बहुत अच्छा था। तो ये वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एग्ज़ामिनेशन में देख के जाना एक बार। क्यों? आएगा क्या मैम सेम? अरे आएगा नहीं आएगा, एडजस्टमेंट तो कितनी अच्छी है। मान लो सिमिलर काइंड ऑफ एडजस्टमेंट आ गई, तो क्या करोगे फिर? ठीक है? बेटा अब मैं आपको ना कुछ आपके रीऑर्डर लेवल और आपके इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं वो आपको चेक करवाती हूँ। ठीक है जी? सबसे पहला क्वेश्चन, केशव लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रहा है कुछ टीवी की ट्यूब्स को। ठीक है जी? अब उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है, दैट इज एवरेज वीकली मार्केट डिमांड। आपको एक चीज़ पता है कि जब भी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम निकालते हैं तो जो आपकी डिमांड होती है वो बेटा एनुअली चेक करी जाती है। अगर वो वीकली है, मंथली है, क्वार्टरली है, तो आपको उसको एनुअली कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है, इन्वेंटर की कैरिंग कॉस्ट गिवन है, एक जो ट्यूब है उसकी कॉस्ट क्या है, फिर बेटा नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि उसका यूसेज कैसे करोगे। नॉर्मल बेसिस पे वो 100 ट्यूब्स यूज होती है, मिनिमम बेसिस पे 50 और मैक्सिमम बेसिस के ऊपर वो 150 ट्यूब यूज हो जाती है एक हफ्ते के अंदर। ठीक है जी? अब बेटा रीऑर्डर पीरियड मिनिमम 6 हफ्ते लगते हैं, मैक्सिमम 8 हफ्ते लगते हैं उसको आने के लिए। अब आपको एक चीज़ क्या करनी है, सबसे पहले तो आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, रीऑर्डर लेवल क्या है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या है, मिनिमम स्टॉक लेवल क्या है। ये आप तभी कर सकते हो जब आपको सारे के सारे फॉर्मुलाज रिवाइज हो। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मुला क्या होता है? 2 अंडर रूट में 2a दैट इज एनुअल कंजम्पशन, मल्टीप्लाई कर दो ओ से, डिवाइड कर दो सी एस से। यहाँ पे ओ लिखो, बी लिखो, एक ही बात है, पर जो भी लिख रहे हो अपना जो एब्रीविएशन यूज कर रहे हो उसको यहाँ पे मेंशन करके आना कि भाई मेरे ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट है, मेरे बी का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट है। सी एस का मतलब क्या होता है? सी एस का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट
पर यूनिट पर एनम, इसको ध्यान रखना कि एक यूनिट की पूरे एनम के हिसाब से वो कैरिंग कॉस्ट निकलनी चाहिए। तो बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में इंसर्ट कर दो। अब देखो ये वीकली आपको गिवन है, 100 वीकली है, तो मुझे पता है कि एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, 52 इंटू में 100 कर दूंगी, दैट इज जो मेरी एनुअल कंजम्पशन है 5200 निकल कर आ जाएगी। बी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है मेरी, ऑर्डरिंग कॉस्ट है मेरी 260 रुपीज़ पर 200 रुपीज़ पर ऑर्डर, और कैरिंग कॉस्ट कितनी है 260, एक यूनिट की कॉस्ट है, मल्टीप्लाई कर दूंगी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से, तो पर एनम कितना है 260 का 20%, ठीक है जी। तो मेरी कितनी निकल कर आ जाएगी 40,000। अगर मैं आपको सॉल्व करना बताऊं कि 40,000 कैसे निकलना है, आप 40,000 लिखो और कैलकुलेटर में ना आपके पास अंडर रूट का ऑप्शन होता है, उसको क्लिक कर दो कि आपके पास 200 यूनिट्स निकल कर आ जाएगी, आपका ईओक्यू हो गया डन। सेकंड क्या है, रिऑर्डर लेवल, आपको पता है कि रिऑर्डर लेवल कैसे निकलता है, मैक्सिमम यूसेज इंटू में मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू में मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी की होगी 150 ट्यूब की होगी, और मैक्सिमम कितने टाइम में आ सकती है 8 हफ्तों के अंदर आ सकती है, तो 150 इंटू में 8 1200 यूनिट निकल कर आ गई। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे निकल कर आता है, रिऑर्डर लेवल जो मैंने ऊपर अभी निकाल लिया 1200। रिऑर्डर क्वांटिटी, जब आपको क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली रिऑर्डर क्वांटिटी गिवन नहीं है, तो बेटा आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसके ऊपर आपको सामान बार बार मंगवाना चाहिए, वही आपकी रिऑर्डर क्वांटिटी हो जाती है, माइनस मिनिमम, ठीक है जी। तो 1200 प्लस 200 माइनस मिनिमम कंजम्पशन कितनी होगी 50, मिनिमम लीड टाइम कितने का 6, तो 50 इंटू में 6। अब बेटा मिनिमम स्टॉक लेवल की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, रिऑर्डर लेवल माइनस एवरेज या फिर नॉर्मल, तो नॉर्मल यूसेज इंटू में नॉर्मल रिऑर्डर पीरियड आपने निकाल लिया। मैम नॉर्मल कैसे निकल कर आएगा 6 प्लस 8, ठीक है जी, डिवाइड बाय 2, तो मेरे 7 वीक्स जो है नॉर्मल लीड टाइम निकल कर आ गया। नॉर्मल यूसेज मुझे गिवन ही है, यहाँ पे कितनी है 100 की मेरी नॉर्मल है, ठीक है, 100 इंटू में 7, परफेक्ट है, क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था। अब देखो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, पर इसके अंदर डिफरेंस क्या है, इन्होंने बोला कि एक मेरा फाइनल प्रोडक्ट है एक्स को बनाने के लिए ना मेरे 3 रॉ मटेरियल लगते हैं, कौन से, एम एन ओ मेरे रॉ मटेरियल जो कि एक्स को बनाने के लिए लगते हैं। अब एम की कितनी क्वांटिटी लगती है मैम, 10 किलो एम लगता है एक एक्स को बनाने के लिए, उसके अंदर 8 किलो एन लगता है और उसके अंदर 6 किलो ओ लगता है। अब क्वेश्चन ने आगे ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी कि रिऑर्डर लेवल जो है एम और एन का वो 15,000 और 10,000 यूनिट्स है, और जो मिनिमम लेवल है, मिनिमम लेवल ऑफ ओ जो है वो 2500 kg है, ठीक है जी। अब जो एक्स की प्रोडक्शन होती है वो 300 से लेकर 500 यूनिट के बीच में होती है। अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूँ तो अब एक्स की जो प्रोडक्शन है वो 400 यूनिट की होकर चलती है। मुझे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है कि रिऑर्डर क्वांटिटी MNO कितना कितना मंगवाना होता है और कितने कितने टाइम पीरियड के अंदर वो आता है। अब देखो ये क्वेश्चन बाकी सारे क्वेश्चन से डिफरेंट कैसे है, आपको निकालना वही है, मिनिमम स्टॉक लेवल, रिऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल निकालना वही है, पर यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली उस रॉ मटेरियल का पूछा गया, आपसे सारे प्रोडक्ट्स का नहीं पूछा गया। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या था कि मेरे पास प्रोडक्ट ही एक था, हमने सोचा कि जो प्रोडक्ट हम मंगवा रहे हैं वही उसी से फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, पर यहाँ पे जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट एक्स बन के तैयार हो रहा है वो 3 अलग अलग रॉ मटेरियल से बन के तैयार हो रहा है, और आपको रॉ मटेरियल की स्पेसिफिकली यहाँ से पूछे गए हैं। तो बस मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे निकल कर आता है मैं आपको बता रही हूँ, इस पूरे के पूरे जो आपका कंसेप्ट है उसका जब जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है वही अटेम्प्ट कर सकता है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं हो पाएगा। तो मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे होगा, रिऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू में एवरेज लीड टाइम, या फिर नॉर्मल कंजम्पशन नॉर्मल यूसेज इंटू में नॉर्मल लीड टाइम। तो देखो रिऑर्डर लेवल क्या मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, यस, किसका निकालना है मैम, एम का निकालना है, तो एम का रिऑर्डर लेवल कितना है 15,000, तो 15,000 यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। अब मुझे नॉर्मल लीड टाइम चाहिए, एम कितने टाइम में आता है मैम, नॉर्मली जो एम है एवरेजली बेसिस पे देखूँ तो वो 3 हफ्तों के अंदर आता है, तो मैंने 3 वीक्स यहाँ पे मेंशन कर दिया। यहाँ पे नॉर्मल उसकी यूसेज कितनी है, एम कितना लगता है, नॉर्मल यूसेज क्या है मैम, ये इंफॉर्मेशन तो मुझे गिवन ही नहीं पूरे क्वेश्चन के अंदर कि एम कितना लगता है नॉर्मल बेसिस के ऊपर, एम की कंजम्पशन कितनी है। तो मैंने क्या देखा, मुझे ये पता है कि एक्स कितना बनता है 400 यूनिट। अब एक्स की जो 400 यूनिट बनती है उसके अंदर एम कितना चाहिए होता है मैम, एक यूनिट अगर मैं एक्स की बना रही हूँ तो उसके अंदर क्या है, अगर एक यूनिट एक्स की बना रही हूँ तो मेरा 10 kg एम लगेगा, पर अगर मैं 400 यूनिट बना रही हूँ एक्स की तो 400 इंटू में 10 लगेगा मेरा ऑब्वियसली। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे गलती करके ये नहीं बताना कि मैम 400 ही यहाँ पे लिख दो, आपको ये बताना है कि 400 जो फिनिश गुड्स बन के आएंगे उसके अंदर जो एम है वो 10 किलो लगेगा, हर यूनिट पे 10 किलो लगेगा, तो 400 यूनिट इंटू में 10 4000 किलो मेरा एम लगेगा। और ये 400 डिराइव कैसे हुआ, मैंने ये बताया कि एवरेज बेसिस के ऊपर जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है एक्स वो 400 बनकर आता है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मैम नॉर्मल जो मेरी एवरेज कंजम्पशन है कितनी होगी। अब एवरेज कंजम्पशन मुझे रॉ मटेरियल की तो गिवन है ही नहीं, तो क्या मैं कैसे निकालूँ उसको, क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ कि जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट एक्स है वो कितना कंज्यूम होता है, हाँ मैम ये तो मुझे पता है कि एक्स जो है एवरेज बेसिस पे 400 यूनिट्स जो है वो उसकी बनकर तैयार होती है, वो इतना कंज्यूम होता है। अब उस एक्स को बनाने के लिए एम कितना चाहिए, उस एक्स को बनाने के लिए मेरे पास 10 kg एम चाहिए, तो 400 इंटू में 10 4000 kg मुझे कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट है उस मटेरियल की।
ठीक है जी। सेकंड क्या है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ एन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। क्या रीऑर्डर लेवल गिवन है, ठीक है जी मैम 10,000 रीऑर्डर लेवल है। रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है मैम, यस रीऑर्डर क्वांटिटी भी मेरे को गिवन है 15,000 की, माइनस मिनिमम। तो मिनिमम कितनी उसकी कंजम्पशन होगी और मिनिमम उसका डिलीवरी टाइम क्या है, एन का जो मिनिमम डिलीवरी टाइम है दैट इज 4, तो 4 वीक्स मैंने यहाँ पे कर दिया। मिनिमम उसकी कंजम्पशन कितनी होगी, तो मैम देखो एक्स की मिनिमम कंजम्पशन कितनी होती है 300, 300 से 500 यूनिट बनती है, तो 300 मिनिमम है 500 मैक्सिमम है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट मेरा एक्स बन के तैयार है उसका 300 तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा। और एन अगर मैं यूज कर रही हूँ तो एन जो है 8 kg यूज होता है हर एक्स को बनाने के लिए, हर एक यूनिट एक्स को बनाने के लिए 8 kg एम लगता है, तो 300 यूनिट अगर मुझे एक्स की बनानी है तो 300 इंटू में 8 लगेगा। देखो यहाँ पे रीऑर्डर लेवल ऑफ ओ कैसे निकल कर आएगा, रीऑर्डर क्या होता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू में मैक्सिमम लीड टाइम, ओ का मैक्सिमम लीड टाइम कितना है 5 वीक्स, तो 5 वीक्स यहाँ पे मेंशन हो गया। मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी होगी ओ की, मैम मैक्सिमम एक्स कितना बना सकते हैं, मैक्सिमम एक्स बना सकते हैं 500 यूनिट एक्स के हम मैक्सिमम बना सकते हैं, और ओ कितना लगता है उसके अंदर, मैम हर यूनिट पे 6 kg ओ लगेगा, तो 500 इंटू में 6। लास्ट क्या है, एवरेज स्टॉक ऑफ एम। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम लेवल माइनस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है जी। तो मिनिमम लेवल कितना है एम का बेटा मिनिमम लेवल कितना है आपको वो लेके चलना है, और प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है जी, हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। मैम मिनिमम लेवल तो मैंने ऊपर से ही निकाल लिया, एवरेज स्टॉक ऑफ एम जो है उसका मिनिमम लेवल जो है मैंने यहीं पे निकाला था अभी यहाँ पे, मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ एम, तो 3000 तो मैंने यहीं से लिया। हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, तो रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है 20,000, 20,000 का हाफ कितना हो जाएगा 10,000, तो 10 + 13, 10 + 3 13,000 यहाँ पे निकल कर आ गया। अब आप ये बोलोगे कि यहाँ पे जो एवरेज स्टॉक है उसका फॉर्मूला तो कुछ और भी हो सकता है, बेटा जो फॉर्मूला जैसे यहाँ पे यूटिलाइज होगा हम वो वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे, ठीक है जी। आई होप इल्ला क्वेश्चन क्लियर है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसके अंदर आपको जस्ट फोकस इस चीज़ के ऊपर करना है कि बेटा मेरे को ना यहाँ पे 10 kg 8 kg 6 kg मुझे इनसे मल्टीप्लाई करना है। वाई आई एम मल्टीप्लाइंग, बिकॉज मेरे पास एम एन ओ की स्पेसिफिकली क्वांटिटी नहीं पता, मैं तो एक्स के रूट से निकाल रही हूँ। मुझे पता है कि फाइनल जो प्रोडक्ट बनकर आ रहा है उसका अंदर एम इतना लगेगा, एन इतना लगेगा और ओ इतना लगेगा, तो मैंने उसके हिसाब से वो अमाउंट जो है वो क्वांटिटी जो है वो मल्टीप्लाई करती हुई चली गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा आपका मटेरियल है। अब ये देखो ये क्वेश्चन आपका 2 बार आया था, एक तो 2018 प्रोग्राम में आया था और एक 2024 ऑनर्स के अंदर आया था। आपको इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं मटेरियल जेड की, उसके अंदर ये बोला क्या है मैक्सिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन। ईयरली कितनी कंजम्पशन होगी 3600 यूनिट्स की। एनुअल कैरिंग कॉस्ट कितनी है 50% ऑफ मटेरियल। ये जो आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है ना, ये उसकी बात कर रहे हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है, प्राइस मटेरियल का गिवन है, और रीऑर्डर पीरियड बता दिए कि अगर आपने एक बार ऑर्डर किया तो 4 से 6 हफ्तों के अंदर सामान आएगा, बस वही सेम कहानी। आपको देखो मोर ऑफ आपके चांसेस ये है कि जो आपका क्वेश्चन आएगा ना बेटा मटेरियल का, उसके अंदर आपका ईओक्यू वाला कंसेप्ट और आपका रीऑर्डर वाला कंसेप्ट दोनों मिक्स होकर आएंगे, ठीक है जी। तो देखो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर्मूला मुझे पता ही है, 2 इंटू में एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कितनी है 3600, ठीक है जी, इंटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 400, डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय पर एनम, तो 64 मल्टीप्लाई बाय 50%, 300 यूनिट्स निकल कर आ गई। रीऑर्डर लेवल कैसे निकल कर आएगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 600 यूनिट, मैक्सिमम टाइम कितना है 8 वीक। आपका मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे निकल कर आता है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल, तो रीऑर्डर लेवल कैसे निकल के आ गया 1200, तो मैंने ऊपर निकाल ही लिया। मिनिमम जो आपका एवरेज है, नॉर्मल जो होता है वो एवरेज वो कितना है मैम, एवरेजली अगर मैं देखूँ तो 300 यूनिट्स, और एवरेज टाइम कितना है 8 + 4 12 डिवाइड बाय 2 तो 6, ठीक है जी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 300, ठीक है, इंटू में 6। अब इन्होंने यहाँ पे 1.5 मंथ्स को किया। आप अपनी अल्टीमेट जो कैलकुलेशन है उसको वीक्स में दिखाओ, उसको मंथ्स में दिखाओ, उसमें फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे 300 यूनिट्स इंटू में 6 वीक्स भी कर सकते हो, 300 यूनिट्स इंटू में 1.5 मंथ्स भी कर सकते हो। दोनों आपकी जो कैलकुलेशन वो एक्यूरेट है, पर इस चीज़ का फोकस करना कि अगर आपने एक बार पूरा आंसर मंथ्स में दिखाया तो मंथ्स में दिखाना, अगर एक बार वीक्स में दिखा रहे हो तो वीक्स में दिखाना। दोनों तरीके से सही है। आप इसको वीक में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वीक में करोगे तो 6 वीक हो जाएंगे, मंथ में करोगे तो 1.5 मंथ हो जाएगा। वीक में करोगे तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई होगा, मंथ में करोगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा। मैक्सिमम स्टॉक लेवल पता ही है, रीऑर्डर लेवल रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम, तो रीऑर्डर लेवल मेरे पास है, ठीक है जी। रीऑर्डर क्वांटिटी मेरे पास गिवन है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो भी मेरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वही मेरी रीऑर्डर लेवल की क्वांटिटी बन जाएगी। अगर क्वेश्चन साफ ये बोले कि रीऑर्डर क्वांटिटी ये है, तब तो वही क्वांटिटी उठानी है, पर अगर क्वेश्चन के अंदर रीऑर्डर क्वांटिटी मेंशन नहीं है तो फिर रीऑर्डर लेवल वाली उठा लो, ठीक है जी।
ये सॉरी उस केस के अंदर फिर ईओक्यू वाली उठा लो, ठीक है। फिर बेटा बात करेंगे मिनिमम मिनिमम एवरेज स्टॉक लेवल का, आपको पता ही है मिनिमम स्टॉक लेवल माइनस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2, ये हमने निकाल लिया इसका। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, वानी एंटरप्राइजेस इसको 90,000 यूनिट्स जो है एक सर्टेन आइटम की वो बनाती है, ठीक है जी। कॉस्ट जो है उसकी 3 रुपीज़ की है, जो परचेजिंग की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है उसकी 300 रुपीज़ की है, और जो इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट है ₹6 पर ईयर की है, ठीक है जी। आपको बेटा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सबसे पहले तो डिटरमाइन करनी कर लेते हैं, दैट इज अंडर रूट में 2AB डिवाइड बाय सी। तो 2 इंटू में एनुअल कंजम्पशन कितनी है 90,000 यूनिट्स मैंने कर दिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 300 कर दिया, डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट कितनी है ₹6 की। अब मैम यहाँ पे देखो, आप अगर फोकस करोगे ना क्वेश्चन के ऊपर, डायरेक्टली गिवन है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम पर ईयर, तो मुझे इसमें कुछ भी और करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 3000 यूनिट्स मैंने निकल कर आ गई। अब क्वेश्चन मुझे आगे का कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड द फर्म डू अगर सप्लायर डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। सप्लायर ने डिस्काउंट में ये कहा कि भैया देख तू वैसे तो 3000 यूनिट्स मंगवा ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकल कर आ रही है, ये आपके लिए फीजिबल है। पर सप्लायर क्या चाहेगा, सप्लायर चाहेगा कि भैया बड़ा ऑर्डर आए मेरे पास, ज़्यादा पैसा मेरे को मिलेगा, तो इसलिए उसने कहा कि भैया अगर तू 4500 से लेकर 5999 के बीच में कोई भी क्वांटिटी मंगवाएगा तो मैं तेरे को 2% का डिस्काउंट दूंगा, और अगर तू 6000 क्वांटिटी से ज़्यादा का मंगवाएगा तो मैं तुझे 3% का डिस्काउंट दूंगा। तो बेसिकली आपको क्या प्रिपेयर करना है, आपको एक ऐसी स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है जिसके अंदर आप तीनों लेवल पे बताओगे कि सबसे बेस्ट लेवल कौन सा है कि मुझे मंगवाना चाहिए, ठीक है जी। तो कुछ भी नहीं करना आपको ना, इस केस में सबसे पहले तो टोटल जो आपकी कॉस्ट होती है ना उसको डिटरमाइन करना होता है। अब आपको एक चीज़ पता है बेटा कि जो टोटल कॉस्ट होती है उसके अंदर 3 चीज़ें होती है, एक तो आपकी परचेज कॉस्ट, दूसरी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, और तीसरी आपकी कैरिंग कॉस्ट। इन तीनों कॉस्ट को मिला के आपकी टोटल कॉस्ट बनकर आती है। इन वाले क्वेश्चन के अंदर जिसमें मेरी टोटल कॉस्ट सबसे लीस्ट निकल कर आएगी, सबसे कम निकल कर आएगी, वो ऑप्शन मैं ले लूंगी। जैसे अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो टोटल कॉस्ट सबसे कम आ रही है वो बेटा इस वाले ऑप्शन के अंदर आ रही है। तो कंक्लूजन क्या कहा गया कि आपको 4500 यूनिट्स के लॉट के अंदर मंगवा के चलना है, जिससे आपकी जो कॉस्ट है सबसे कम निकल कर आ रही है। अब मैम ये तो आपने कंक्लूजन सुना दिया, मुझे ये बताओ कि ये सॉल्व कैसे होगा। मैंने बता तो दिया सॉल्व कैसे होगा। आपको बेटा पता होना चाहिए कि आपकी परचेजिंग कॉस्ट जो आपका परचेज प्राइस है वो क्या है, उसमें ऐड करना ऑर्डरिंग कॉस्ट और उसमें ऐड करना अपनी कैरिंग कॉस्ट हो, तो आपकी टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी तीनों लेवल्स के ऊपर। पहला लेवल क्या है, अगर मैं 3000 यूनिट्स ईओक्यू के लेवल पे मंगवाऊं तब क्या होगा। सेकंड क्या है कि अगर मैं 4500 यूनिट्स मंगवाऊं, और थर्ड क्या है अगर मैं 6000 यूनिट्स मंगवाऊं तो अगर मैं 3000 यूनिट्स मंगवाती हूँ मेरे को कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अगर मैं 4500 यूनिट्स मंगवाती हूँ तो मेरे को 2% का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर मैं 6000 यूनिट्स मंगवाती हूँ तो मुझे 3% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको एक एक कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं हमारी परचेज कॉस्ट हो। अगर 90,000 यूनिट्स है, परचेज कॉस्ट क्या होगी 90,000, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है मैम, एक यूनिट की कॉस्ट है ₹3 की, तो 90,000 इंटू में 3 कितना हो जाएगा 2,70,000। अब अगेन नेक्स्ट 4500 यूनिट्स अगर मैं मंगवा रही हूँ तो क्या हो जाएगा 90,000 इंटू में 3 2,70,000। पर उसने क्या बोला कि भैया मैं तेरे को 2% का डिस्काउंट दूंगा, तो -2% ये मुझे डिस्काउंट मिल गया, 2,64,600 मेरा निकल कर आ गया, ठीक है जी। तीसरे वाले केस में उसने बोला कि मैं 3% का डिस्काउंट दूंगा, तो वही सेम कहानी 2,70,000 माइनस 3%, यहाँ पे 3% आपके लेस हो जाएंगे, तो मेरी वैल्यू जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 2,61,900। तो ये मैम मेरी परचेज कॉस्ट तो निकल कर आ गई, ये वैल्यू चेक हो गई। अब सेकंड चीज पे चलते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं। तो बेटा आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए क्या चाहिए होता है मैम, ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए मेरे को चाहिए होता है कि कितने में ऑर्डर कर रही हूँ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई कर दूंगी इसको ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर तो मुझे पता ही है दैट इज 300 रुपीज की। बेटा एक ऑर्डर करने की कॉस्ट कितनी है 300 रुपीज की। अब सवाल ये उठता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स, मैम मुझे पूरी 90,000 क्वांटिटी को मंगवाने के लिए कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे, तो कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे आपको 90,000 क्वांटिटी मंगवाने के लिए। अगर मैं मंगवा रही हूँ 3000 यूनिट्स एट अ टाइम, अगर मैं एट अ टाइम 3000 यूनिट्स मंगवा रही हूँ तो मुझे 30 ऑर्डर करने पड़ेंगे। अगर एट अ टाइम मैं 4500 यूनिट्स मंगवा रही हूँ तो 20 करने पड़ेंगे, और अगर मैं 6000 यूनिट का लॉट मंगवा रही हूँ तो मुझे 15 ऑर्डर करने पड़ेंगे, तब जाके मेरी 90,000 यूनिट्स की कंप्लीशन होगी, वो पूरी यूनिट्स मेरे पास आएंगी। मल्टीप्लाई कर दो ऑर्डरिंग कॉस्ट 300 पर से, तो मतलब 30 इंटू में 300 9,000, 20 इंटू में 300 6,000, 15 इंटू में 300 4,500। समझ में आया कि ये ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकल गई। ऑर्डरिंग कॉस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर तो मुझे गिवन है
300 की, पर ऑर्डर कितने करूंगी तब जाके जब मेरी 90,000 यूनिट्स कंप्लीट होगी। तो वो डिपेंड करता है कि एक बारी में कितना मंगवा रही हूँ। एक बारी में 3,000 मंगवा रही हूँ, एक बारी में 4500, एक बारी में 6,000। तो ये कैसे निकाला बेसिकली मैंने, मैं आपको एक का दिखाती हूँ। 90,000 डिवाइड बाय 3,000, ये निकल कर आएगी आपके 30 ऑर्डर्स करने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब आपको तीसरी चीज निकालनी, दैट इज द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है बेटा आपका हाफ ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। मतलब एवरेज इन्वेंट्री का मतलब भी क्या होता है कि आप जो भी इन्वेंट्री है आपके पास उसका आधा। मान लो अगर 3,000 मंगवा रहे हो तो उसका आधा कितना है? 1,500। 4,500 मंगवा रहे हो उसका आधा कितना हो जाएगा? 2,250। और 6,000 मंगवा रहे हो तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 3,000। और मल्टीप्लाई कर दो उसको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितनी है? 6 रुपीज की। तो 1,500 इंटू में 6, 2,250 इंटू में 6, 3,000 इंटू में 6, ये मेरी निकल कर आ गई। अच्छा आपको एक और चीज बता दूं, आपको एक बात बखूबी पता होगी कि मैम ईओक्यू लेवल के ऊपर, मतलब अगर मैं 3,000 यूनिट्स ऑर्डर करूंगी तो मेरी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और जो मेरी कैरिंग कॉस्ट है वो इक्वल होती है, वो सेम होती है। बस कुछ नहीं करना, तीनों कॉस्ट को ऐड कर देना। ये मैं कर कैसे पा रही हूँ? ये मैं तब कर पा रही हूँ जब मुझे फॉर्मूला पता है। मैं आपको कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है मैम? जो भी मेरी इन्वेंट्री होती है, जो भी मेरी इन्वेंट्री होती है उसका आपको करना होता है हाफ, और मल्टीप्लाई कर दो उसको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से, कैरिंग कॉस्ट पूपा से। ठीक है जी। जो भी इन्वेंट्री में मंगवा रही हूँ, 3,000, 4,500, 6,000, कुछ भी मंगवा रही हूँ, इसका लॉजिक क्या था वो मैंने आपको सिखा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट हैविंग मंथली डिमांड। अच्छा फोकस करो, यहाँ पे वर्ड मंथली लिखा हुआ है तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगी एनुअली के अंदर। 2,000 लिखा हुआ है, एनुअली कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करूंगी 12 से, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा आपकी? 24,000। ठीक है जी। एक यूनिट फिनिश गुड्स की बनाने के लिए 2 kg मेरा रॉ मटेरियल लगता है। अच्छा तो मैम इसका मतलब 24,000, और इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करूंगी उतने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो 24,000 इंटू में 2 कितना हो जाएगा? 48,000। 24,000 इंटू में 2 कितना हो जाएगा? 48,000। इस चीज़ पे हमेशा फोकस करना कि अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन के अंदर ऐसी चीज़ गिवन है कि फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए इतना केजी रॉ मटेरियल चाहिए तो उसको मल्टीप्लाई करके चलना। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है मैम? आपकी एनुअल जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? 2,000 है। 2,000 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया ताकि मेरी एनुअल निकल कर आ जाए, क्योंकि 2,000 तो मंथली थी, एनुअली 24,000 होगी। अब उसने कहा कि 24,000 का तो फिनिश यूनिट्स निकल कर आएगी, पर 24,000 फिनिश यूनिट्स बनाने के लिए हर यूनिट के ऊपर मुझे 2 kg का रॉ मटेरियल भी चाहिए, तो इसको मैंने 2 kg से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 48,000 निकल कर आ गई। उसके बाद परचेज प्राइस कितना है? 20 रुपीज पर kg। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 120। और कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग की कॉस्ट कितनी है? कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट एक ही बात है, 10 रुपीज पर एनम। तो बस कुछ नहीं है, 2 एनुअल कंजम्पशन कर दिया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे निकल के आए? जो आपकी कॉस्ट है मल्टीप्लाई कर दो 10% से, बस 2,400 यूनिट्स निकल कर आ गई। उसके बाद कह रहे हैं कि एनुअल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब क्या बात कर रही है? ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो वो भी निकाल लेते हैं जी। सबसे पहले क्या होगा? आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकल कर आएगी? कितने ऑर्डर करोगे मैम? अगर जो मेरे को टोटल क्वांटिटी मंगवानी है पूरे एनुअली 48,000 मंगवानी है, एक बारी में 2,400 मंगवा रही हूँ, तो पूरे साल के अंदर कितने ऑर्डर मुझे करने पड़ेंगे? पूरे साल के अंदर मुझे 20 ऑर्डर करने पड़ेंगे। एक बार की ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 120 रुपीज़ मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, 24 रुपये की वैल्यू निकल कर आ गई। कैरिंग कॉस्ट की बात करूँ तो एक बारी में कितना मंगवा रही हूँ? एक बारी में 2,400 मंगवा रही हूँ। इन्वेंट्री का कर दो हाफ, 1,200 निकल कर आ गया। 1,200 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ये 2 कैसे आया? 20 का 10% 2 ही तो होता है, तो बस 2,400। तो 4,800 की मेरी जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी एज जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है, वो निकल कर आ जाएगी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट, अ कंपनी बाइज इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट। कंपनी की एनुअल रिक्वायरमेंट ऑलरेडी गिवन है, 36,000 यूनिट्स है, 6 इंस्टॉलमेंट में वो मंगवाएगी। हर यूनिट की जो कॉस्ट है ₹1 की है, और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है उसकी ₹25 की है। कैरिंग कॉस्ट जो है वो 20% की है। अब वो बता रहे हैं कि कितनी वैल्यू हम सेव कर लेंगे अगर हम ईओक्यू के लेवल पे ऑर्डर करें तो। एक सिनेरियो क्या है? एक सिनेरियो है कि पूरे साल में 36,000 यूनिट्स मंगवानी है, और हर बार हम 6, मतलब इस पूरी की पूरी 36,000 यूनिट्स को हम 6 बारी में मंगवाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है? ईओक्यू के लेवल की मंगवाएंगे। तो सबसे पहला तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही डिटरमाइन कर लेते हैं, जो कि मेरी निकल कर आ रही है 3,000 यूनिट्स की। परफेक्ट है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, पूरे साल में अगर मैं ईओक्यू वाले लेवल की क्वांटिटी मंगवाऊं तो कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे? 36,000 यूनिट्स पूरे साल में मंगवानी है, एक बारी में 3,000 मंगवा रही हूँ, तो पूरे साल में 12 ऑर्डर करने पड़ेंगे। तो अब हम कॉस्ट का कंपेरिजन कर लेते हैं कि अगर मैं 12 ऑर्डर कर रही हूँ तब क्या कॉस्ट आएगी, और अगर मैं 6 ऑर्डर करूंगी, 6 बारी में मंगवा लूंगी, तब क्या कॉस्ट होगी। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे होगी मेरी? मैम 12 ऑर्डर्स कर रही हूँ और एक बारी की जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ₹25 के, तो 300 रुपये की मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई।
कैरिंग कॉस्ट क्या होगी मैम, एक बारी में 3000 यूनिट्स मंगवा रही हूँ, डिवाइड कर दिया मैंने 2 से, और जो आपकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है वो कितनी निकल कर आएगी, वो आपकी आ गई 20%। तो 300 यहाँ पे हो गया, टोटल कॉस्ट आ जाएगी 600। पर अगर मैं 6 इंस्टॉलमेंट में मंगाऊंगी सारा का सारा सामान, तो कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे, 6 ऑर्डर करने पड़ेंगे। आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है कितनी है, ₹25 की, तो 150 तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। कैरिंग कॉस्ट कितने की होगी, तो मैम पूरे साल में मैं 36,000 यूनिट्स को मंगवाऊंगी, कितने, 6 इंस्टॉलमेंट के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, एक बारी में मैं कितनी मंगवा रही हूँ, एक बारी में मैं 6,000 यूनिट्स मंगवा रही हूँ। 6,000 का एवरेज कर दूंगी मैं। समझ रहे हो ये कैलकुलेशन क्या हुई, ये कैलकुलेशन ये हुई कि पूरे साल में 36,000 यूनिट्स मंगवानी है, 6 बारी में मंगवाऊंगी, तो एक बारी में कितनी मंगवा रही हूँ, 6,000, उसका मैं कर दूंगी एवरेज, इन्वेंट्री का एवरेज करना है, तो 3,000 का 20%, 600 रुपये निकल कर आ गया। तो यहाँ पे कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 750 टोटल में। तो अगर मैं ईओक्यू के लेवल पे परचेज करूंगी तो 750 माइनस 600, 150 रुपये की मैं बचत अपनी कर लूंगी। ये चीज़ का सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाओ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदियर है, पता नहीं, बहुत कम अनलाइकली से चांसेस है, पर एक बार समझ लो कि क्वेश्चन कैसा है, क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। कह रहे एक कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है। देखो बेटा, मेरा सिंपल सा फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन कवर करा दूँ, कि मान लो हर वैरायटी का, हर टाइप की प्रेजेंटेशन का, कि मान लो किसी भी टाइप का कुछ भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, आपका ये उस पर फोकस होना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा मैंने करा था। चाहे आप सारे के सारे क्वेश्चन, देखो मेरा मोर ऑफ फोकस क्या है, सारे सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है यार। एग्जामिनेशन के अंदर यू हैव टू यूज कैलकुलेटर। आपका बेसिक माइंड क्लियर होना चाहिए कि मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है। तो जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप चेक करोगे तो उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार ऐसी ऐसी चीज़ें भी थी इसके अंदर, जो आपको यूनिक पॉइंट लगता है जहाँ पे आप स्टक होते हो, तो आपको उसको माइंड में मैप करके चलना है, उसको मार्क कर लेना कि हाँ मैं इस पॉइंट में स्टक हुई थी। बाकी मैं ये नहीं कह रही कि आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, पर सारे क्वेश्चन का कैलकुलेटर पर सॉल्व करके तो चेक कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जिसकी जो बेटा मंथली डिमांड है वो कितनी है, 250 यूनिट्स की। मंथली है, कर लो उसको एनुअली में कन्वर्ट, तो 250 को मैंने कर दिया 12 से मल्टीप्लाई। आगे फिर ये बोला गया कि ये जो फिनिश्ड गुड्स की प्रोडक्ट है उसके अंदर 2 kg का रॉ मटेरियल लगेगा। हर फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 kg का रॉ मटेरियल लगने वाला है, तो मल्टीप्लाई कर दिया उसको 2 kg से। टोटल कितनी आ जाएगी मेरी, 6,000 kg की रिक्वायरमेंट, तो 6,000 इंटू में 2। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है मेरी, 120 की। कैरिंग कॉस्ट कितनी है मैम, 90। जो कैरिंग कॉस्ट है मेरी इन्होंने ऑलरेडी गिवन है 16 रुपीज़ पर kg पर एनम, तो 16 से कर दूंगी। यहाँ पे 90 वाली कंफ्यूजन में मत फंसना, बिकॉज यहाँ पे ना आपको परसेंटेज गिवन नहीं, उन्होंने आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट है, वो ऑलरेडी आपको निकाल के दे रखी है, ठीक है जी। मैम इस हिसाब से मेरा जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो 300 kg निकल कर आ गया, ठीक है। अगर 300 kg है, पूरे साल के अंदर कितना मंगवाना है, पूरे साल में 6,000 kg मंगवाना है, तो मतलब पूरे साल में मैं 20 ऑर्डर करके चलूंगी। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा मैम और कॉस्ट की बाइफिकेशन दो मुझको, तो बेटा और मैं आपको बताती हूँ, आपको ना एक तो ईओक्यू बताना है और साथ साथ में आपको टोटल रेलेवेंट कॉस्ट कौन सी होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, आपको ये भी बता के चलनी है, तो ठीक है। ईओक्यू बता दिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी वो भी बताते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितने ऑर्डर करूंगी, 20 ऑर्डर करूंगी। एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है, एक ऑर्डर की जो मेरी कॉस्ट है वो है 120, तो 20 इंटू में 120, 2400 तो आ गई मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट की बात करो तो एक बारी में कितना मंगवाऊंगी, 300, उसका कर दो एवरेज 150 इंटू में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, 150 इंटू में कितना हो जाएगा 16, तो ये 2400 मेरी कैरिंग कॉस्ट आ गई। टोटल रेलेवेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, कितना हो जाएगा 2400 4800। सेकेंड पार्ट, सपोज कि जो 120 था, जो आपने एस्टीमेट लिया था कि कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर, जो आपने ऑर्डरिंग कॉस्ट 120 बताया था और जो आपने कैरिंग कॉस्ट 16 बताया था, वो आपने गलत बता दिया, दैट इज प्रूव्ड इनकरेक्ट। ये जो एक्चुअल की जो कॉस्ट थी वो थी 60 और 18। आगे क्वेश्चन ने आपको क्या घुमाया कि भैया ये जो आप 120 कंसीडर कर रहे हो दैट शुड बी कंसीडर्ड एज 60, ये जो आप 16 कंसीडर कर रहे हो इसको 18 कंसीडर करना था, आपने गलत एज्यूम कर लिया, तो उसके हिसाब से आपका नया ईओक्यू क्या होगा, तो अब वो निकाल लेते हैं। न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2 वही सेम है, एनुअल कंजम्पशन वही सेम है, ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी, पहले 120 थी अब कितनी हो जाएगी 60, डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी, पहले कितनी थी 16 अब कितनी हो जाएगी कैरिंग कॉस्ट मेरी 18, तो डिवाइड बाय 18। अब जो मेरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकल कर आई है वो भी निकल कर आई है बेटा 200 kg। मैं इसके हिसाब से अब कॉस्ट निकालती हूँ। न्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या बन जाएगी मैम, पूरे साल में 6,000 kg मंगवाना है, एक बारी में 200 मंगवा रही हूँ, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरे निकल कर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दूंगी उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से, दैट इज 60 वाले से, तो 1800 निकल कर आ गई।
कैरिंग कॉस्ट की बात करूँ तो मैम पूरे साल में मतलब एक बारी में 200 किलो इन्वेंट्री मंगवा रही हूँ, उसका मैंने कर दिया एवरेज, मल्टीप्लाई कर दिया उसको कैरिंग कॉस्ट से, तो मेरी कैरिंग कॉस्ट भी निकल कर आ गई। मतलब अब इस सिनेरियो के साथ जो टोटल रेलिवेंट कॉस्ट है वो 1800 और 1800 3600 निकल कर आ रही है। अब मैं आपको आगे क्वेश्चन में लेके जाती हूँ। आगे क्वेश्चन का कह रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्शन एरर एज्यूमिंग द सोल्यूशन टू पार्ट 1 हैज बीन इंप्लीमेंटेड फॉर 1 ईयर। कह रहे हैं जो पहले पार्ट 1 में आपने जो करा था ना, जो आपने ईओक्यू निकाला था, जो आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से क्वांटिटी निकाली थी, उस चीज को आपने पूरे साल लेके चले तो आपका एरर क्या था वो निकाल के बताओ। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि जो आपने पार्ट 1 के अंदर आपकी जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 300 निकाली थी, अगर वो आप 300 ही पूरे साल लेके चल रहे होते तब आपका कितना एरर होता वो वैल्यू बताओ। तो ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाती है उस केस के अंदर, मैम 6000 केजी पूरे साल में मंगवाना है, एक बारी में मैं 300 ही मंगवा रही हूँ, 200 मंगवाना चाहिए पर मैं 300 ही मंगवा रही हूँ, तो बस उस केस में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 60 से कितना हो जाएगा 1200। फोकस करना, बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि जो सोल्यूशन नंबर 1 है उसमें जितनी आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकल कर आई है, जितनी क्वांटिटी निकल कर आई है मैं वही क्वांटिटी लेके चल रही हूँ। हाउएवर जो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट है, वो जो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट है वो नए वाले की लेके चल रही हूँ। देखो फिर से पढ़ो इस क्वेश्चन को, कैलकुलेट द कॉस्ट, वो कॉस्ट बताओ ऑफ दिस प्रिडिक्शन एरर, प्रिडिक्शन में जो एरर रह गया, एज्यूमिंग कि जो सोल्यूशन है पार्ट 1 का उसको आपने पूरे साल इंप्लीमेंट किया। सोल्यूशन पार्ट 1 का क्या है, सोल्यूशन पार्ट 1 का ये है कि आपने पार्ट 1 में ये कहा कि 300 केजी हम मंगवा के चलेंगे हर बार, तो भाई आपने हर बार 300 ही मंगवाई पर आप ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट तो एक्चुअल वाली लगाओगे ना, तो ठीक है, तो 6000 पूरे साल में मंगवानी है, डिवाइड बाय 300 केजी, मतलब जो हमने गलती करी है, मल्टीप्लाई कर दो ऑर्डरिंग कॉस्ट से, 1200 निकल कर आ गया। कैरिंग कॉस्ट कितनी, मैम एक बारी में 300 मंगवा रहे हैं, डिवाइड कर दो 2 से, एवरेज हो गया, मल्टीप्लाई कर दो इसको कैरिंग कॉस्ट से, दैट इज 18। आप ये सोचना कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको 120 ऑर्डरिंग कॉस्ट और 16 कैरिंग कॉस्ट नहीं लेना, सेकंड वाले पार्ट की आपको ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट लेनी, दैट इज 60 और 18, 60 और 18 लेके चलनी है, पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको पहले वाले पार्ट की लेके चलनी है। यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट निकल कर आएगी वो आएगी 3900। तो भाई अगर आपने वो गलती पूरे साल करी तो 3900 माइनस 3600, 300 रुपये का आपका एरर ऑफ प्रिडिक्शन है। ठीक है, वैसे तो ये वाला पार्ट बहुत इजी है, जो बच्चा अटकेगा वो इस पार्ट में अटकेगा, और उसको मैं एक लाइन में क्लियर करती हूँ कि आपको ये सोच कर चलना है कि पहले वाले सोल्यूशन के हिसाब से आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से पूरे साल मंगवाया, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इसकी लेके चल ली है। ठीक है जी, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, जो क्वार्टरली प्रोडक्शन है, फोकस करना वर्ड क्वार्टरली है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 4 से। ठीक है जी, वो 20,000 की है तो एनुअल कितनी हो जाएगी 20,000 इंटू में 4। हर जो प्रोडक्ट है उसको 0.5 kg रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, इस चीज़ पे हमेशा फोकस करना, 0.5 2 5 10 कुछ भी हो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको वैसे करवाए, मल्टीप्लाई करके चलना, बिकॉज बेटा इस बात का रेलेवेंस है, ये बता रहे कि फाइनल प्रोडक्ट के अंदर इतना kg रॉ मटेरियल लगता है, तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने से 0.5 से, 40,000 kg की एनुअल कंजम्पशन निकल कर आ गई, तो 40,000 kg की एनुअल कंजम्पशन निकल कर आ गई, तो 2 इंटू में 40,000, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट दैट इज 100 से, इन्वेंटरी की कैरिंग कॉस्ट ₹2 पर यूनिट पर एनम, तो बस ऑलरेडी मुझे गिवन थी, तो 2000 kg की मेरा ईओक्यू निकल कर आ गया। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे, 40,000 पूरे साल में करने हैं, क्वांटिटी मंगवानी है, और एक बारी में 2000 मंगवा रही हूँ, तो पूरे साल में 20 ऑर्डर करने पड़ेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक ऑर्डर का 100 रुपये, पूरे साल में करने हैं 20 ऑर्डर, 2000 रुपये की आएगी मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितने की आएगी, मैम एक बारी में 2000 kg मंगवा रही हूँ, इसका कर दिया मैंने एवरेज, तो 1000 kg हो गया, मल्टीप्लाई कर दो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम दैट इज 2000 kg। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एट ईओक्यू लेवल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर सेम। ठीक है जी, तो बस ये मेरी कॉस्ट निकल कर आ गई। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है जो लीड टाइम है फॉर प्रोक्योरिंग द रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल आने का टाइम है वो है 36 डेज, और साथ साथ में मेरे को 1000 kg का सेफ्टी स्टॉक भी मेंटेन करना होता है कि कल को कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई तो मेरे पास इतना स्टॉक तो मेरे स्टॉक के अंदर मेंटेन रहना ही रहना चाहिए, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कि कल को मान लो कुछ ज़्यादा हो गया, कुछ ज़्यादा ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, कुछ कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ गई, कुछ भी हो गया, तो इतना स्टॉक तो मेरे पास हमेशा होना ही होना चाहिए।
अब सप्लायर ने ना कुछ डिस्काउंट ऑफर नेगोशिएट करे। सप्लायर ने कहा अगर आप 6,000 या उससे कम क्वांटिटी मंगवाते हो बिलो 6,000 तो मैं आपको कोई डिस्काउंट नहीं देने वाला। अगर आप 6 से 8,000 के बीच में मंगवाओगे तो मैं आपको 400 रुपये का डिस्काउंट दूंगा। अगर मैं आपको 8 से 16,000 क्वांटिटी के बीच में मंगवाओगे तो मैं आपको 2,000 का डिस्काउंट दूंगा। 16,000 से 30,000 क्वांटिटी के बीच में मंगवाओगे तो मैं आपको 32,000 का डिस्काउंट दूंगा। और 30,000 से 45,000 के बीच में मंगवाओगे तो मैं आपको 4,000 का डिस्काउंट दूंगा। आपको फोकस करना है। बहुत बच्चे इस चीज़ पे गलती करते हैं, दैट इज डिस्काउंट। जो आपको टोटल डिस्काउंट नहीं है, दिस इज डिस्काउंट पर ऑर्डर। बेटा इस पे फोकस करो, दिस इज डिस्काउंट पर ऑर्डर। डिस्काउंट पर ऑर्डर का मतलब यह है कि जितने ऑर्डर करोगे उस डिस्काउंट को उससे मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना। डिस्काउंट ये उस ऑर्डर का है कि हर ऑर्डर पे आपको इतना डिस्काउंट दूंगा। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको री ऑर्डर पॉइंट कैलकुलेट करना है। ये मान के चलो कि एक महीने में 30 दिन है, तो री ऑर्डर पॉइंट का यार मेरे को फॉर्मूला बता दो फटाफट से। री ऑर्डर पॉइंट या री ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है जी मैम, वैसे तो क्या होता है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू में मैक्सिमम लीड टाइम। बेटा यार ये देख, इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी मैक्सिमम के ऐसी जो बात तो हो नहीं रखी, तो जो गिवन है उसी को ही ले लेंगे, दैट इज एवरेज कंजम्पशन इनटू में एवरेज लीड टाइम ही ले लेंगे। बिकॉज क्वेश्चन में जब मैक्सिमम गिवन ही नहीं है तो क्या करेंगे, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, एवरेज कंजम्पशन इनटू में एवरेज लीड टाइम। अब एवरेज कंजम्पशन होगी कितनी की, तो देखो ये बता रखा है 40,000 kg हम पूरे साल में मंगवाएंगे। और पूरे साल में हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि पूरे साल में कितने डेज है बेटा, 360 डेज है। 365 डी हमने अज्यूम किया कि पूरे साल के अंदर 360 डेज है। ठीक है जी, पूरे साल में 360 डेज है। अब वो पता कैसे चलेगा मैम, 30 डेज इन अ मंथ और 12 3 जा 36, तो 360 डेज निकल कर आ गए। तो अब इसका मतलब क्या है, कंजम्पशन जो है आपकी एवरेज, जो आपकी डेली कंजम्पशन है, हर दिन की जो आपकी कंजम्पशन है, दैट इज 111 kg। जो आपकी डेली बेसिस की कंजम्पशन है वो कितनी है, इतनी, मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम। एक बार ऑर्डर किया तो कितने दिनों में आएगा, 36 दिनों के अंदर आएगा। और सेफ्टी स्टॉक तो मुझे मेंटेन करके चलना है, सेफ्टी स्टॉक तो मुझे मेंटेन ही करना पड़ेगा, दैट इज फॉर स्टॉक विच आई एम प्रिजर्विंग फॉर एन इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है जी, तो 5,000 kg का मैम क्या मेरा रीऑर्डर पॉइंट, कि अगर मेरे पास 5,000 kg जो सामान है सिर्फ वही बचा है तो मुझे उस पॉइंट पर रीऑर्डर कर देना चाहिए। अब सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है आपको एक स्टेटमेंट बनानी है जिसके अंदर आपको ये बताना है कि आपको टोटल खर्चा कितना आने वाला है आफ्टर कंसीडरिंग ऑल द डिस्काउंट्स जो कि एक आपको जो सप्लायर आपका दे के चल रहा है। ठीक है जी, अगर आप 1 2 4 6 ऑर्डर कर रहे हो तो इसके हिसाब से सप्लायर को कितना कितना डिस्काउंट देके चलेगा वो बता के चलना है। तो देखो हमने क्या बोला, इन्होंने बोला अगर आप 1 ऑर्डर करो, 2 ऑर्डर करो, 4 ऑर्डर करो या 6 ऑर्डर करो। तो अगर मैं 1 करूँ, 2 करूँ, 4 करूँ, 6 करूँ, मुझे इस तरीके से ऑर्डर करके चलने हैं। अब अगर मैं वैसे ऑर्डर कर रही हूँ, 1 ऑर्डर कर रही हूँ, पूरे साल में मंगवाना कितना है, पूरे साल में मैम 40,000 kg सामान मंगवाना है। 1 ऑर्डर करूंगी तो मतलब पूरा 40,000 मंगवा रही हूँ। 2 ऑर्डर करूंगी इसका मतलब 20,000 kg मंगवा रही हूँ एक बारी में। 4 ऑर्डर करूंगी तो इसका मतलब एक बारी में 10,000 kg मंगवा रही हूँ। और अगर पूरे साल में मुझे 6 ऑर्डर करने हैं इसका मतलब एक बारी में मैं 6,667 यूनिट्स मंगवा रही हूँ। ये कैसे पता चला? अरे यार सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, आपको 40,000 kg जो है पूरे साल में मंगवा के चलना है। पूरे साल में आप 4 ऑर्डर करोगे तो एक बारी में 10,000 kg तो मंगवाओगे। पूरे साल में आप 6 ऑर्डर करोगे तो इसका मतलब क्या है, एक बारी में आप 6,667 यूनिट्स मंगवाओगे ना, तो वो चीज़ है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन दैट इज 100 रुपीज़ पर ऑर्डर। तो देखो 1 ऑर्डर करूंगी तो 100 रुपीज़, 2 ऑर्डर कर रही हूँ 200, 4 ऑर्डर कर रही हूँ 400, 6 ऑर्डर कर रही हूँ 600। ये आ गई मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब बात करेंगे किसकी, कैरिंग कॉस्ट की। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी आपकी, बेटा देखो कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी बेटा आपकी एवरेज इन्वेंट्री है, जो भी आप इन्वेंट्री मंगवा के चल रहे हो मैम 40,000 तो डिवाइड कर दो 2 से और मल्टीप्लाई कर दो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितनी गिवन है, ₹2। तो देखो डिवाइड किया 2 से, मल्टीप्लाई किया 2 से, आंसर वही आने वाला है। समझ रहे हो, 40,000 डिवाइड बाय 2 20,000 इंटू में 2 40,000। 20,000 अब मेरी क्वांटिटी मंगवा रही हूँ, इसको मैंने कर दिया एवरेज, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2। 10,000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये मेरी कैरिंग कॉस्ट में निकल कर आ गई। अब बात किसकी करेंगे, अब बात करेंगे डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट उन्होंने बोला हम हर ऑर्डर पे देंगे, हम हर ऑर्डर पे देंगे। 1 ऑर्डर कर रही हूँ 400 रुपये का डिस्काउंट, 2 ऑर्डर कर रही हूँ, 2 ऑर्डर कर रही हूँ, पर आपको ये भी चीज़ कंसीडर करके चलिए कि आप कितनी क्वांटिटी मंगवा रहे हो। देखो यहाँ पे देखो आप एक बारी में कितनी मंगवा रहे हो, मैम एक बारी में मैं 40,000 क्वांटिटी मंगवा रही हूँ। वो 40,000 कहाँ लाई करता है, वो 40,000 बेटा लाई करता है 30,000 से 40,000 की रेंज में। देखो ना, आप एक बारी में 40,000 क्वांटिटी मंगवा रहे हो, 40,000 क्वांटिटी इस वाली रेंज में फॉल करती है। तो इस केस के अंदर जो सप्लायर है वो आपको 4,000 रुपये का डिस्काउंट
डिस्काउंट देके चलेगा पर ऑर्डर। ऑर्डर कितना कर रही हूँ, एक, तो 4,000 का डिस्काउंट हो गया। सेकंड कितनी मंगवा रही हूँ, 20,000 क्वांटिटी एक बारी में। अगर मैं एक बारी में 20,000 क्वांटिटी मंगवा रही हूँ तो 20,000 कहाँ फॉल होता है, इस वाली रेंज में, 16 से 30 की रेंज में। उस केस के अंदर कितना डिस्काउंट लगेगा, 3200 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा हर ऑर्डर पे। कितने ऑर्डर कर रही हूँ, 2 ऑर्डर, तो 3200 इंटू में 2, 6400 का डिस्काउंट मुझे मिलेगा। अगर मैं 10,000 क्वांटिटी मंगवा रही हूँ तो 10,000 कहाँ फॉल होती है मैम, इस वाली रेंज में, 8 से 16,000 की रेंज में, बीच में 10,000 आता है। तो इस केस में सप्लायर जो है मेरे को 2,000 का डिस्काउंट देके चलेगा। 2,000 ऑर्डर कितने करूंगी, 4 ऑर्डर करूंगी, तो 2,000 इंटू में 4, 8,000 का डिस्काउंट मिलेगा। आ जाओ इधर आ जाओ, अगर मैं 6,667 यूनिट्स मंगवाऊँ, इस वाली रेंज में वो फॉल करते हैं, इस केस में सप्लायर कितना डिस्काउंट देगा, सप्लायर मुझे 400 रुपये का डिस्काउंट देगा पर ऑर्डर का। कितने ऑर्डर कर रही हूँ, 6 ऑर्डर, तो 6 इंटू में 4, 2400 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट और माइनस मेरा डिस्काउंट। तो ये मेरी टोटल कॉस्ट निकल कर आ रही है। जो मेरी टोटल कॉस्ट है सबसे कम जो आ रही है वो आ रही है बेटा इस पे, 4 ऑर्डर करने पे। तो हमने क्या बताया, हमने सब चीज़ें कंसीडर कर ली और हमने ये बताया कि आपको एक बारी में 4, जो मतलब आपको पूरे साल में 4 ऑर्डर करने चाहिए, एक बारी में 10,000 क्वांटिटी मंगवानी चाहिए। आई होप दिस टेबल इज क्लियर। कुछ भी नहीं है, ये 2 4 6 जो है, ये 1 2 4 6 कहाँ से आए, ये बेटा यहाँ से आए। फिर मैंने डिटरमाइन किया कि अगर मैं 1 2 4 6 ऑर्डर कर रही हूँ तो मेरा ऑर्डर का साइज क्या होगा, एक बारी में कितना मंगवाऊंगी, तो मैंने बता दिया पूरे साल में मंगवाना है 40,000 और एक बारी में 4, मतलब पूरे साल में करूँगी 4 ऑर्डर, तो एक बारी में मंगवाऊंगी 10,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट डिटरमाइन कर ली, कैरिंग कॉस्ट डिटरमाइन कर ली, उसके हिसाब से डिस्काउंट डिटरमाइन कर लिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको एक अलग तरीके से डिस्काउंट निकालना सिखाया है। डिस्काउंट के अंदर आपको दोनों फैक्टर कंसीडर करने हैं, एक तो कि आप कितनी क्वांटिटी मंगवा रहे हो, वो किस रेंज के अंदर आ रही है, दैट विल डिटरमाइन कि आपका डिस्काउंट क्या होने वाला है। और यहाँ पे क्वेश्चन साफ साफ बोल रहे दैट इज डिस्काउंट पर ऑर्डर। आपको साथ साथ ये भी चेक करना है कि कितने आप ऑर्डर कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको जितने ऑर्डर करोगे उतना टाइम्स आपका डिस्काउंट वो हो जाएगा। बस फिर टोटल कॉस्ट बता दी हमने। थर्ड पॉइंट, स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर इन विच द कंपनी शुड प्लेस द मिनिमाइज द कॉस्ट। कितने ऑर्डर करने चाहिए, 4 ऑर्डर करने चाहिए, और कितने, 4 ऑर्डर्स। बस आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है ना। अब हम धीरे धीरे अपनी मेहनत मशक्कत करते करते मटेरियल के थर्ड फेज तक आ चुके हैं। देखो मटेरियल के फर्स्ट फेज में मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाले सारे क्वेश्चंस। सेकंड फेज के अंदर हमने रीऑर्डर लेवल्स देखे थे। थर्ड फेज के अंदर हम देखेंगे अपने मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज, कि मटेरियल के जो प्राइजेस है वो हम कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, उसकी क्या वैल्यूएशन आएगी। ठीक है जी। अब देखो आप ये सोचो कि मैम थर्ड फेज में कर रहे हैं हम, तो हो सकता है लेस इंपॉर्टेंट, नहीं है, इक्वली इंपॉर्टेंट है यार। इसके भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट आते हैं, पर बहुत इजी है ये। अब देखो स्टोरी सुनो, स्टोरी क्या कहती है कि हम इस पूरे कंसेप्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बनाते हैं विच इज स्टोर लेजर। अब स्टोर लेजर क्या होता है, एक सप्लायर है, ठीक है जी, मैंने सप्लायर से सामान लिया। अब सामान जो है सप्लायर मुझे देगा और वो मेरी फैक्ट्री के अंदर आएगा, पर फैक्ट्री के अंदर आते ही डायरेक्टली वो मेरे प्रोडक्शन में यूटिलाइज नहीं होगा, वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, स्टोर्स डिपार्टमेंट के अंदर। आज एक चीज़ बताओ, मैंने अपनी एक रिक्वायरमेंट प्लेस करी, तो वो रिक्वायरमेंट जब भी वो रॉ मटेरियल सप्लायर के पास से आएगा डायरेक्टली मेरे प्रोडक्शन में थोड़ी डाल दूंगी उसको, सबसे पहले मैं उसको स्टोर डिपार्टमेंट में रखूंगी। एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं स्टोर डिपार्टमेंट को रिक्विजिशन भेजूंगी कि भैया मुझे इस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, इतने केजी मेरे को चाहिए, इतनी क्वांटिटी मेरे को चाहिए, प्लीज मुझे सेंड करवा दो। तो बेटा इसके अंदर सबसे पहली चीज जो आपको फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट चीज क्लियर होनी चाहिए वो क्या है, कि आप एक स्टोर लेजर क्रिएट कर रहे हो। आप अपने आप को एज अ स्टोर कीपर समझोगे कि भैया ये मेरा बॉक्स है, इस बॉक्स से अंदर से या तो सामान जाएगा या सामान आएगा, सामान आएगा तो मैं रिसिप्ट में डालूंगा, सामान जाएगा तो मैं इशू के अंदर डालूंगा। अब स्टोरी की सिंपल सी बात यह है कि आप अपने आप को फैक्ट्री का स्टोर डिपार्टमेंट समझो, कि आपके पास सप्लायर से सामान आएगा और आप फैक्ट्री को इशू करोगे। सप्लायर से सामान आएगा, आप अपनी रिसिप्ट साइड दिखाओगे, और फैक्ट्री को जब इशू करोगे तब अपनी इशू साइड दिखाओगे। सीधी सी बात है, इसका सिंपल लॉजिक ये है कि आज कोई भी सामान फैक्ट्री में आ रहा है तो डायरेक्टली प्रोडक्शन में नहीं लग जाता, वो वेट करता है, जब उसकी जरूरत होती है तब जाके वो यूटिलाइज होता है। पर मैम हम स्टोर डिपार्टमेंट में रखी क्यों रहे हैं, बेटा इसलिए रख रहे हैं ताकि अगर कोई अनफोर्सिन इमरजेंसी आ गई, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए, तो मेरे पास मटेरियल की शॉर्टेज ना हो। क्यों, सप्लायर से आने में भी तो टाइम लगेगा, मेरी प्रोडक्शन कंटिन्यूस बेसिस पे चलती है, इसलिए मैं सामान मंगवा लेती हूँ और अपने स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर उसको रखती हूँ। अब इसके अंदर जो है ना, मुझे सिर्फ 3 कंसेप्ट्स करने हैं। ये बेटा 3 कंसेप्ट्स क्या है, 3 मेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है जो कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में देखने को मिलती है। इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट आती ही नहीं है। जिस बच्चे को इन 3 एडजस्टमेंट्स में कमांड हो जाएगी उसके बाद में सिंपल ईजी क्वेश्चन बन जाएगा उसके लिए। सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 1 की। आपको एक एडजस्टमेंट गिवन होगी जिसका नाम लिखा होगा रिटर्न टू स्टोर। अब स्टोर्स को हमने वापस कर दिया,
हमने स्टोर्स को वापस किया, कौन करेगा? फैक्ट्री जो है स्टोर्स को वापस कर देगी सामान। अब स्टोर्स के पास आ गया, तो मतलब मैम स्टोर का डब्बा ये है, स्टोर ने फैक्ट्री को भेजा था। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिटर्न टू स्टोर, स्टोर के पास वापस आ गया, तो मैं उसको रिसिप्ट साइड पर दिखा के प्लस कर दूंगी। मतलब इस चीज़ को मैं अपनी रिसिप्ट साइड पर दिखाऊंगी। मैम सामान जो है, जो रॉ मटेरियल है, स्टोर के पास वापस क्यों आता है? हो सकता है बेटा डिफेक्टिव हो सकता है बेटा उस अच्छी क्वालिटी का ना हो, या फिर अच्छा ना हो मटेरियल, उतनी ज़्यादा उसके अंदर एफिशिएंसी ना निकल कर आ रही हो, तो इसलिए हमने कहा स्टोर को वापस कर दिया, ये कह के कि भैया ये सामान अच्छा नहीं है, सप्लायर को वापस भेज देना। या फिर हो सकता है मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए हो, मैंने कहा अभी इतने की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोडक्शन जो है 2 दिन के लिए बन रहेगी, स्टोर को वापस भेज दो ये सामान। ठीक है जी, तो ये चीज़ का एक कंसेप्ट नंबर 1 कि अगर आपको ये लिखा हुआ दिख जाए कि रिटर्न टू स्टोर, इसका ये मतलब है कि फैक्ट्री ने वो सामान स्टोर डिपार्टमेंट वापस भेज दिया, स्टोर डिपार्टमेंट अपने यहाँ पे रिसिप्ट साइड पर उस चीज़ को दिखाएगा। सेकंड कंसेप्ट आपको बहुत बार क्वेश्चन में ये लिखा हुआ मिलेगा, शॉर्टेज हो गई, लॉसेस हो गए। तो इसका क्या मतलब है भाई? हमने पहले फिजिकल वेरिफिकेशन करी, हमने काउंट किया भैया मेरे स्टोर डिपार्टमेंट में 100 क्वांटिटी रखी हुई है, मैं वापस गई, मैंने वापस चेक किया तो अब ना सिर्फ 80 रह गई। क्यों? पर रखे रखे ना जो 20 है ना वो खराब हो गई, उसका लॉस हो गया, या फिर मैंने गिनती करने में दिक्कत कर दी, शॉर्टेज हो गई उस चीज़ की, डिफेक्टिव निकल गया, सामान स्पॉइल हो गया, कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है। अब वो मेरे स्टोर के डब्बे में से वो सामान उतना तो माइनस होना चाहिए, तो मैं उसको क्या दिखाऊंगी? इशूड साइड पे ले जाऊंगी। देखो इसका ये मतलब है कि वो सामान अब मेरे स्टोर डिपार्टमेंट में है ही नहीं। देखो यूनिट जो होगी क्वेश्चन में हमेशा मेंशन होगी, रेट क्या लूंगी मैं? रेट उठाऊंगी क्लोजिंग बैलेंस से। ये दोनों लाइंस जो है मैं आगे क्वेश्चन के अंदर आपको समझा दूंगी। अब तीसरा कंसेप्ट आपको ये लिखा हुआ मिलता है रिटर्न टू वेंडर। भैया मेरा जो सामान था मैंने वेंडर को वापस दे दिया, अच्छी क्वालिटी का उसे नहीं भेजा था, तो उस केस के अंदर मैं क्या करूंगी? इश्यूज के अंदर जाके उस चीज़ को लिखूंगी, क्योंकि मटेरियल मैंने वेंडर को वापस भेज दिया, ये मेरा स्टोर डिपार्टमेंट था, अब इस स्टोर डिपार्टमेंट का जो मटेरियल है मैंने वेंडर को भेज दिया, तो मैं यहाँ से माइनस करूंगी। अब कोई भी चीज़ अगर मुझे माइनस करनी है तो उसका मतलब मैं क्या दिखाऊंगी? इशू, ये चीज़ मैंने इशू कर दी, मेरे पास अब नहीं है। परफेक्ट है। अब ये जो मैम मेरा मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू है, ये मुझे 3 मेथड से करने को आ सकता है। फर्स्ट क्या है? लीफो, हमने अपनी छोटी क्लासेस के अंदर ऑलरेडी कर रखा है यार। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, सेकंड फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, थर्ड वेटेड एवरेज मेथड, मतलब कोई भी चीज़ आ रही है उसको मैंने एवरेज कर दिया। पहले जो सामान आ रहा था 10 रुपये के हिसाब से आया, फिर सामान आया 15 के हिसाब से, फिर सामान आया 20 के हिसाब से, तो मैंने क्या किया बेटा? इस चीज़ का एवरेज कर दिया, एवरेज रेट निकाल दिया। ठीक है, अब आप मुझसे ये सवाल पूछ सकते हो कि मैम ये जो लीफो है ये कब कब यूज़ होता है? बेटा बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट बेसिस पे आज के प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो इंडस्ट्री में लीफो यूज़ नहीं होता, फीफो या फिर वेटेड एवरेज ही यूज़ होता है। लीफो यूज़ कहाँ पे होता है? लिकर इंडस्ट्री के अंदर। ये कहते हैं ना कि दारू शराब जितनी ज़्यादा पुरानी होती है उतनी ज़्यादा अच्छी होती है, उतनी ज़्यादा अच्छी उसकी फर्मेंटेशन होती है, तो लीफो उस इंडस्ट्री में यूटिलाइज होता है। कुछ कुछ ऐसे हमारे ग्रेन्स होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं चावल के दाने की, तो वो कहते हैं कि जितना पुराना दाना होगा उतना वो अच्छा होता है, तो उस केस में काफ़ी जगह पे लीफो यूज़ किया जाता है कि भैया जो सबसे पहले मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले पहले आया था उसको सबसे आखिरी में भेजेंगे, जो सबसे बाद में आया उसको सबसे पहले हम इशू करेंगे। ठीक है जी, ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसका अंदर बेटा आपका कंसेप्ट नंबर 3 आएगा, रिटर्न टू वेंडर वाला। हमें तो पता ही है मैम, रिटर्न टू वेंडर मतलब कि मैंने अपने स्टोर डिपार्टमेंट में सामान उठा के वेंडर को वापस कर दिया कि हे वेंडर कैसा बेकार सामान दिया था, मुझे नहीं चाहिए, तो ये मैं अपने इश्यूज के अंदर दिखाऊंगी कि सामान अब नहीं बचा। ठीक है जी, तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया, इशू आपको गिवन है, परचेज आपको गिवन है, ये रहा सबसे पहला कंसेप्ट रिटर्न टू स्टोर। रिटर्न टू स्टोर है 20, मेथड कौन सा लगाना है? फीफो मेथड मुझे लगाना है। ठीक है जी, तो ओपनिंग बैलेंस कितना आ जाएगा? 100 यूनिट्स 8 रुपीज़ के प्राइस पे 800 हो गया। उसके बाद आगे मैम इशू करिए 50, तो 50 मैंने इशू करिए 8 के प्राइस पे 400 हो गया, तो अब बची कितनी मैम? 50 मेरे पास बची है और 200 मेरे पास और आ गई 8.5 के प्राइस पे, तो 50 बची है 8 के प्राइस पे, 200 आ गई 8.5 के प्राइस पे। अब सबसे पहला कंसेप्ट क्या था? रिटर्न टू स्टोर 20 यूनिट्स, 20 किसके प्राइस पे? मैम मेथड लग रहा है फीफो लग रहा है, तो सबसे पहले वाला रेट उठा लो 8। ठीक है जी, उसके बाद मैम अगेन क्या है? इशू मैंने करी है 150 यूनिट्स को, अब मेरे पास ये बच गया स्टॉक, 150 इशू करी है, तो 150 किस में से लूँ? 70 तो यहाँ से ले लेती हूँ और बाकी जो 80 बची वो यहाँ से ले लेती हूँ। 70 होगी 8 के प्राइस पे, 80 जो बच गई वो 8.5 के प्राइस पे। फिर क्या हुआ मैम? परचेज कर ली मैंने 100 यूनिट्स 8.75 के प्राइस पे, 100 आ गई 8.75 के प्राइस पे। तो मैम ये जो बैलेंस बचा हुआ था इसके अंदर ये और ऐड हो जाएगा, ये 2 ट्रांजेक्शन हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे क्या है? रिटर्न टू वेंडर, वेंडर को रिटर्न करते तो कहाँ आ जाएगा? कंसेप्ट नंबर 3 इशू के अंदर,
तो 10 यूनिट्स मैंने वेंडर को रिटर्न कर दी। मैम रेट कौन सा, फीफो मेथड लग रहा है तो 8.5 का ही रेट आ जाएगा। तो अब ये 120 में से 10 चली गई, 110 बची और यहाँ पे 100 बची। फिर मैंने 200 और ले ली 9 के प्राइस पे, 200 और आ गई 9 के प्राइस पे, तो 110, 100, 200, 100 मैंने इशू कर दी। कौन सा मेथड, फीफो, तो 8.5 के प्राइस में मैंने 100 इशू कर दी, 110 में 100 गई, 10 बच गई। तो बस अब उसके बाद आपको एक चीज़ और गिवन थी, 10 जनवरी को जो भी मटेरियल रिटर्न हुआ था, रिटर्न आउट ऑफ लॉट विच वॉज परचेज ऑन 4 जनवरी, ये बेटा ऐसे ही दे रखा है आपको कि 10 जनवरी को जो भी आपने मटेरियल रिटर्न किया था वो मटेरियल था उस लॉट का था जो कि आपने 4 जनवरी को लिया था, ठीक है जी। 15 जनवरी को 5 यूनिट की शॉर्टेज थी, तो शॉर्टेज जो थी 5 यूनिट की कौन से प्राइस से, मैम फीफो वाले प्राइस से 8.5 के प्राइस से आ गया। रिटर्न टू स्टोर जो है वो बेटा सबसे पहले रिसिप्ट अकाउंट के अंदर चले जाते हैं, हमें पता ही है, उस प्राइस के ऊपर जो वो ओरिजिनली इशू हुए थे, ठीक है जी। ये सिंपल सी चीज़ है, आपको इतना ध्यान नहीं लगाना, आपको फीफो लीफो के ऊपर फोकस करते हुए चलना है। डन है। अब आ जाओ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 का देख लो, तीनों कंसेप्ट है इसके अंदर। आपका ये रिसिप्ट में जब प्लस होगा, ठीक है जी, इशू जब आपका होगा, ठीक है, और ये आपका जब इशू होगा, ठीक है। आ जाओ, इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है, इसके अंदर आपको फीफो अकाउंट से बनाना है, वही सेम चीज़, वही सेम कहानी। स्टॉक वेरिफिकेशन रिवीलर लॉस ऑफ रुपीज़ 100 यूनिट्स, इसका मैंने आपको सिखा ही रखा है, 100 यूनिट्स का लॉस हुआ, कहाँ दिखा दोगे आप, इशू के अंदर। प्रीवियसली इशूड एट ₹9.15, जो आपको 1000 यूनिट वापस मिली है, दैट इज रिटर्न टू स्टोर, वो 9.15 के प्राइस पे हुई है। तो देखो 1000 यूनिट्स जो मुझे मिली है वो 9.15 के प्राइस पे मिली है। देखो एक चीज़ में समझाने की कोशिश मैं क्या कर रही हूँ, अगर तो आपको क्वेश्चन कुछ नहीं बताता तो जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हो उस रेट से आप उसको रिफ्लेक्ट करना, जो भी आपका फीफो है लीफो है उस रेट से चलना। पर बेटा अगर आपको क्वेश्चन साफ साफ बोले कि भैया हम तो जो रिटर्न कर रहे हैं वो इस प्राइस पे कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्वेश्चन ही भगवान है, जैसा क्वेश्चन कहेगा हम वैसा करेंगे। ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, 15 मार्च को आपके पास जो बैलेंस था वो 10.2 रुपीज़ का था, रेट जो था आपका 10.2 का था। तो आप जो 16 मार्च को रिटर्न करोगे वो यहाँ पे कायदे से 10.2 आना चाहिए। पर जब मुझे क्वेश्चन ही ये कह रहा है, जब मुझे क्वेश्चन ही क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपका जो रेट है वो 9.15 का है, तो फिर मैं क्वेश्चन के आगे बहस नहीं करूँगी, मैं 9.15 ही लिखूंगी। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है जी। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो शॉर्टेज है, शॉर्टेज यहाँ पे आपको लिखा भी होगा, शॉर्टेज है 100 यूनिट्स की, मुझे कोई भी प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं किया था, तो जो मेरा प्राइस था दैट इज 10.2, वही प्राइस मैंने यहाँ पे दिखा दिया शॉर्टेज के अंदर, बिकॉज कोई भी प्राइस उन्होंने नहीं बताया। अगर बताते तो मैं उनके प्राइस से चलती, और तो इसके अलावा कुछ है नहीं। और बेटा इसके अंदर कुछ नहीं है। रिसीव करिए 2200 10.3 के प्राइस पे, 2200 आइए 10.3 के प्राइस पे। ये मैंने इशू करिए 3800, तो 3800 मैंने कैसे करी, फीफो मेथड है, 1400 पहले यहाँ से ली, 1000 मैंने यहाँ से ली, 2400 हो गई, अब 1400 और बच गई, तो वो मैंने 2200 वाली कैटेगरी में से ले ली। ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन है। इन सब को मैं रब कर रही हूँ बिकॉज ये काम की नहीं है। जो काम की जो दो ट्रांजैक्शन थी वो ये थी, और इस क्वेश्चन के अंदर भी सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला जो पॉइंट था वो ये था कि अगर मुझे क्वेश्चन बता के चल रहा है, अगर मुझे क्वेश्चन बता के चल रहा है कि रेट कौन सा लेना है, तो मैं उसी रेट को बेटा फोकस करूंगी, ठीक है जी। चलो अब आ जाओ इस क्वेश्चन में। यह क्वेश्चन आपका प्रीवियस 24 के अंदर आया हुआ था। अब देखो कुछ भी नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे 1 से 2-3 बार रिपीट हो भी चुका है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बच्चे घबरा जाते हैं कि भैया अब एग्जामिनर भी है, उसको लगता है यार एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, एक ही टाइप का क्वेश्चन, 3 एडजस्टमेंट है, बच्चा सीख के आ चुका है, बच्चा गलती ही नहीं कर रहा, सब बच्चों के पूरे पूरे नंबर आ रहे हैं, तो अब मैं ऐसा क्या करूँ जिससे बच्चा गलती करे, बच्चा घबराए इस क्वेश्चन को देख के। तो उसने कुछ भी नहीं किया, उसने सोचा कि अब मैं ना रेफरेंस नंबर देता हूँ। आपको एक स्टोरी बताती हूँ, जब भी सामान आपकी फैक्ट्री के अंदर आता है या फैक्ट्री से बाहर जाता है, आप सिंपल सी चीज़ समझना, एक GRN नंबर जनरेट होता है, दैट इज गुड रिसीप्ट नंबर। GRN नंबर क्या होता है, गुड रिसिप्ट नंबर, कि आपको खुद को फैक्ट्री वाले को तो पता चलना चाहिए ना। फैक्ट्री के गेट पे एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर मेंशन होता है कि GRN नंबर क्या है, कि ये किस नंबर के अगेंस्ट में सामान आ रहा है। ऑब्वियसली आप ट्रैक कैसे करोगे कि जो मैंने सप्लायर से सामान मंगवाया है वो किस नंबर के अगेंस्ट में, कोई ना कोई नंबर एलोकेट करोगे ना, ताकि उसकी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन हो पाए कि भाई ये वाले लॉट का सामान बेकार आया था, इस वाले लॉट का सामान वापस करना है। तो बेटा उस केस के अंदर जब भी सामान सप्लायर के हाउस से स्टोर डिपार्टमेंट में आता है तो एक GRN नंबर जनरेट होता है। सिमिलरली जब फैक्ट्री जो है वो सामान मांगती है स्टोर डिपार्टमेंट से, तो स्टोर डिपार्टमेंट जब प्रोडक्शन में जब सामान बेचता है तो एक SR नंबर जो होता है वो जनरेट करता है, रिक्विजिशन नंबर जिसे हम कहते हैं, स्टोर्स रिक्विजिशन नंबर, SR नंबर, ठीक है जी। तो बस कुछ भी नहीं करना हमें, जैसे हम बनाते चल रहे हैं रिसिप्ट इशू बैलेंस सेम वैसे ही, बस मैंने कॉलम यहाँ पे टेस्ट कर दिया रेफरेंस का कि कौन से GRN नंबर के अगेंस्ट में, कौन से मेरा जो बता रहा है स्टोर रिक्विजिशन नंबर के अगेंस्ट में, ये चीज़ है बस।
और कुछ भी नहीं है। ओपनिंग स्टॉक है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ओपनिंग स्टॉक है 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20, 520 के रेट पे, इधर देखो 520 के रेट पे 10,000 डन। परचेज जो मैंने करी है 4 जुलाई को अगेंस्ट द GRN 574, GRN 574 के अगेंस्ट में 400 यूनिट आई है 21 रुपये के प्राइस पे, 400 इंटू में 21 8400। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ पे दिखा दी। फिर इशू मैंने करी है स्टोर एक्विजिशन नंबर के अगेंस्ट में 251 600 यूनिट। तो स्टोर एक्विजिशन 251 के अगेंस्ट में 600 यूनिट है। अब हम 600 कैसे लेंगे, मेथड ढूंढो कौन सा मेथड है मैम, पहला मेथड है फीफो। तो 500 तो यहाँ से आ जाएंगी, 100 यहाँ से आ जाएंगी, तो 500 और 100, 500 आएंगी 20 पे, 100 आएंगी आपकी 21 के ऊपर। तो आपका ये बैलेंस रह जाएगा 300 यूनिट्स 21 के प्राइस पे। फिर मैंने फिर से परचेज किया, GRN नंबर कितना है 578, कितनी 800 यूनिट्स 24 के प्राइस पे, 800 इंटू में 24 19200, ठीक है जी। तो बस 300 वाली यहाँ पे, 800 वाली यहाँ पे। फिर मैंने इशू कर दिया सामान स्टोर एक्विजिशन के अगेंस्ट में 258 500 यूनिट्स। तो 500 यूनिट्स करी, 300 मैंने यहाँ से ले ली, 800 में से बाकी की 200 मैंने यहाँ से ले ली। फिर से इशू किया 300 मैंने, तो 600 बची हुई थी इसी की ही, तो 300 यहाँ चलेगी 24 के प्राइस पे, 300 बच गई 24 के प्राइस पे। परचेज करी 500, 500 आई 25 के प्राइस पे, तो 300 और 500 दोनों आ गई। इशू करी मैंने 400, तो बस 300 यहाँ से ले लेंगे और बाकी 500 में से 100 यहाँ से ले लेंगे। बस ये क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ये वैल्यूएशन रह जाएगी मेरी। सिंपल ईजी क्वेश्चन है, बताओ क्या इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी थी? नहीं। पर देखो आपके लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आ रखे हैं, कुछ भी नहीं किया, बस GRN नंबर SR नंबर दे दिया। अगर बहुत बेसिक भी दिमाग था ना, अगर आप ये लिख के भी नहीं आते तब भी बच्चे क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता था। बस बच्चों को ना मन में डर बैठाने के लिए कि भाई हाँ इस बार का क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आया है, कुछ तो ऐसा डिफरेंट आया है, बस उस चीज़ के लिए, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ मैं आपको और बता सकती हूँ, अगर कल को जाके इसको इसी सेम टाइप के क्वेश्चन को उन्हें कॉम्प्लेक्स बनाना है, पता है क्या करेंगे, जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था वो कंसेप्ट इसके अंदर लगाने की कोशिश करेंगे। अब वो कैसे लगाएंगे, वो ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि इस क्वेश्चन को मुश्किल कैसे बना सकते हैं। वो दिखाएंगे, हमने जी स्टोर को रिटर्न कर दिया अगेंस्ट 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 SR नंबर 258। अब इस लाइन का ये मतलब क्या होगा कि भैया स्टोर डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सामान भेजा, ठीक है, इस वाले SR के अगेंस्ट में 258 SR के अगेंस्ट में इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सामान भेजा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये सामान जो है उन्होंने वापसी कर दिया, इसमें से जो 200 यूनिट्स आई थी उन्होंने वो वापसी कर दी। तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं प्राइस कौन सा लूँ। तो जब वो रेफरेंस दे देंगे ना कि SR 258 वाला सामान मैंने वापस किया, तो बेटा आपको ये वाले प्राइजेस उठाने हैं उस समय। देखो अगर समझ में आ रहा है तो इट इज़ वेल एंड गुड, अगर समझ में नहीं आ रहा मैं एक बार और आपको बताती हूँ, नहीं तो इतना डिटेल में नहीं जाते, सिंपल इजी रखते हैं। मैं आपको बताती हूँ इसी क्वेश्चन को अगर उनको टफ बनाना हो इन फ्यूचर तो वो क्या करेंगे, वो ये बताएंगे कि भैया जो हम सामान जो मैंने परचेज किया था ना GRN इसके अगेंस्ट में, वो मैंने वेंडर को रिटर्न कर दिया। अब वेंडर को रिटर्न कर दी मैंने कितनी, मैम मैंने वेंडर को रिटर्न कर दी 200 यूनिट्स। अब 200 यूनिट्स मैंने रिटर्न कर दी, सवाल ये उठता है रेट कौन सा उठाऊँ मैं, तो बच्चे का दिमाग ये कहेगा कि मैम क्वेश्चन चेक करेंगे कि फीफो है या लीफो, फीफो है तो सबसे पहला वाला रेट दिख रहा होगा मुझको, मैं उस रेट से रिटर्न कर दूंगा। पर बेटा ये तो नॉर्मल केस है, अगर वो आपको GRN मेंशन करके देते ना कि मैंने वेंडर को रिटर्न किया है वो सामान जो इस वाले GRN के अगेंस्ट में आया था, तो इस वाले GRN के अगेंस्ट में जितने का सामान आया था दैट इज 25 रुपीज़ का सामान आया था, तो वो 25 के हिसाब से वापस जाएगा। अगर मैं एक सिंपल नटशेल आपको कंक्लूजन दूं, तो अगर वो आपको रेफरेंस जोड़ के देंगे ना कि इस वाले रेफरेंस के अगेंस्ट में वो सामान आया था वो मैं वापसी कर रही हूँ, या इस वाले रेफरेंस के अगेंस्ट में आपने जो सामान फैक्ट्री को भेजा था वो हम वापसी कर रहे हैं, तो उस रेफरेंस के अगेंस्ट में चेक करना कि प्राइस क्या लिखा हुआ है और उस प्राइस से फिर वहाँ पे लिखना, वो रेट वहाँ पे मेंशन करना, ठीक है। क्लियर हो गया, ये सिंपल सा काम आपको करना है। अगर एक क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट बना देंगे नेक्स्ट लेवल तब जाके, कि अगर वो रेफरेंस जोड़ते हैं तो उस केस के अंदर ना लीफो काम आएगा ना फीफो काम आएगा, वो रेफरेंस पे जो वो प्राइस मेंशन था वो लेना है। तो मैम अब एक चीज़ समझ में आई कि हम सबसे पहली चीज़, अगर मुझे प्राइस या रेट गिवन ना हो तो मैं मेथड चेक करूँगी कि मेथड कौन सा लग रहा है, उसके अगेंस्ट मैं प्राइस एसरटेन कर लूँगी। अगर मैम मुझे क्वेश्चन स्पेसिफिक बोल दे कि ये वाला प्राइस लेना है, दैट इज जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था 9.15 गिवन था, तो मैं वही वाला प्राइस लूंगी। और अगर क्वेश्चन मेरी लिंकिंग जोड़ दे कि वो जो सामान मैं आज वापसी कर रही हूँ वो उस दिन वाला सामान था, तो उस दिन वाला प्राइस मैं लूंगी। सिंपल इजी क्वेश्चन। बस ये आपके कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने आपको बेटा पॉइंट हाईलाइट करा रखे। एक समझदार बच्चा जो है उन पॉइंट की अच्छे से प्रैक्टिस करेगा। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो इन सब क्वेश्चंस को फटाफट से काम करो, एक बार सॉल्व करके देख लो कि कहाँ अटक रहे हो।